ओके लुक हियर, सुनो। अभी जो थियरी चालू हो रही है ना, उस थियरी का नाम है कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 111A, 112A। एसटीडी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स होता है ना, तो सी अभी तक तो कभी भी 111A का बोलता था हम लोग ने, ऐसे मैकेनिकल यहाँ 15% टैक्स आता है और लॉजिक वॉजिक डिस्कशन कभी हुआ ही नहीं है ना। तो अब वो डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। तो इफ आई आस्क यू के कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो इट इज 112A एंड 111A। ओके, नाउ लुक हियर, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में अगर इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है और उसको तुमने थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बेचा है, तो एसटीडी पे करना पड़ता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। पता है एसटीडी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? कौन निकाला था? चिदम्बरम। लेकिन पहले वो एक फाइनेंस मिनिस्टर था, पी चिदम्बरम, उसका दिमाग चला था। उसने क्या आइडिया लगाई मालूम है? कि यार शेयर मार्केट में हर कोई पागल हो रहा है, तो एक काम करते हैं ना, जो भी शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज का सहारा लेता है ना, उससे एक टैक्स मार देते एसटीटी। बिकॉज जिसे देखो उससे शेयर मार्केट में घुसा हुआ है। एवरी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट। कोई थोड़ा ट्रेड करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई बहुत ज्यादा करता है, लेकिन शेयर मार्केट इज एन आइटम ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। उसने क्या सोचा कि क्यों ना शेयर मार्केट में जो लोग डील करते हैं उसके लिए एसटीडी स्टार्ट कर देवे, एंड फिर एसटीडी स्टार्ट करने से गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन एसटीडी चालू करने के लिए उसका बेसिस क्या मालूम है? कि सिंस तुम गवर्नमेंट के बनाए हुए स्टॉक एक्सचेंज का फायदा उठा रहे हो, आपको एसटीडी भरना पड़ेगा। क्यों? फायदा क्या है इसमें? गवर्नमेंट के बनाए हुए स्टॉक एक्सचेंज का अपने को क्या एडवांटेज मिल रहा है बताओ? पहले मैं तुमको ना स्टॉक एक्सचेंज होने का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। आज अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता ना, और मुझे अपने कोई शेयर्स बेचने होते, तो मैं कस्टमर ढूंढ ढूंढ के थक जाता। अरे तू मेरा शेयर्स खरीदेगी, तू खरीद लेना, सब ना बोलो, कोई भाव नहीं दे रहा है, तू तो खरीद ले। मतलब शेयर्स खरीदने के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ता। अरे शेयर्स, सॉरी, शेयर्स बेचने के लिए। और शेयर्स बेचना क्यों? मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी, और मेरे पास भर भर के शेयर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बेचने के लिए कोई खरीदार तो मिलना चाहिए। तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है शेयर्स बेचना। और घर में तो होता ही है ना, आज अगर फ्लैट बेचना होता है तो बेचने के लिए कितनी मगजमारी होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मुझे एनी टाइम शेयर्स बेचने का मन होता है ना, तुरंत बेच सकता हूं, विद इन अ मोमेंट आई कैन सेल। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है ना इंडिया में, और वो किसकी बनावट है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट उसका लोगों को एहसास दिला रही है कि हमारे बनाए हुए स्टॉक एक्सचेंज से तो चुटकियों में शेयर्स बेच सकता है, इनफैक्ट खरीद भी सकता है। तेरा चुटकी में काम हो जाता है, मजा आ रहा है ना? तो उसका सजा। और क्या सजा? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ये आइडिया किसको आई थी? चिदम्बरम को। और आइडिया खोटी नहीं है। और इससे पता है, तू प्रॉफिट करके लॉस कर, तेरा प्रॉब्लम है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कर लॉस कर, वी आर नॉट लुकिंग एट योर प्रॉफिट लॉस। वी आर सेइंग तूने ट्रांजेक्शन में एंटर किया ना, चाहे तूने खरीदा है, बेचा है, नफा नुकसान जो किया है, तू शेयर के ट्रांजेक्शन में घुसा ना, तेरे को स्टॉक एक्सचेंज का हेल्प मिला ना, उसका टैक्स। और पता है ये इतना सुपर आइटम है ना कि इधर प्रॉफिट और लॉस हो कुछ पड़े नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में तो क्या है, प्रॉफिट होगा तो टैक्स भरो, लॉस होगा तो किस बात का टैक्स। लेकिन एसटीडी का कैसा है? वेदर यू मेक प्रॉफिट और लॉस, इट्स योर लुकआउट। तूने शेयर्स बेचा ना, तूने शेयर्स खरीदा ना, ये प्रॉफिट लॉस का टैक्स नहीं है, ट्रांजेक्शन का टैक्स है। नाम ही क्या है? सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन करने का टैक्स। और कोई बोले ट्रांजेक्शन करना तो मेरा हक है, तेरा हक है, लेकिन तेरे को मदद किसका मिल रहा है? स्टॉक एक्सचेंज का। वो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो तेरे को मजा आ रहा है ना, तो उसका सजा है। बाकी से आज अगर स्टॉक एक्सचेंज की मदद नहीं लू ना, जैसे मान लो मैं अपने शेयर्स इंडिपेंडेंटली मोहित को बेच रहा हूँ, मैंने मोहित को मेरे शेयर्स लेगा, खरीद लिया, तो हम लोग दोनों के आपस का ट्रांजेक्शन है, तो इसमें मेरे को स्टॉक एक्सचेंज ने मदद नहीं किया, तो मुझे फिर एसटीटी भी नहीं लगेगा। अरे एसटीडी लेवी करने का फंडा समझो तो ही आगे बढ़ पाएगी थियरी। तो एसटीडी चिदम्बरम ने क्या सोच के चालू किया
कि गवर्नमेंट की बनाई हुई स्टॉक एक्सचेंज का आपको लाभ उठाने मिल रहा है और वो चीज का आपको मजा मिल रहा है तो उसका सजा भी होता है, फोकट में नहीं, उसके लिए टैक्स लगेगा, है ना। एंड सी, डिड यू एक्सेप्ट दिस और नॉट कि स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो क्या तकलीफ होती? फिर तो शेयर्स बेचना मुश्किल हो जाता है यार। आज की तारीख में शेयर्स को ना हम लोग एक लिक्विड एसेट ही बोल सकते हैं। उसकी लिक्विडिटी ऐसी है ना, मतलब जब चाहो तो बेच सकता हूं। अरे बैंक में भी पैसा निकालने आने में टाइम लगता है, लेकिन खैर वो तो एनकैश करना पड़ता है, लेकिन शेयर्स को बेच के तुरंत बैंक में तुरंत पैसा आ जाता है। खैर उसको विड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, बट कहने का मतलब है इमीडिएटली यू कैन रियलाइज, यू डोंट हैव टू वेट फॉर सम ग्राहक के कुछ किसको मैं बेचूं, रेडी मार्केट है ना। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो दैट्स द रीजन अपने को एसटीडी पे करना पड़ता है। तो इससे सी बातों बात में ये हो गया ना कि अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज का हेल्प ही नहीं ले रहा हूं, तो अगर मैं अपने शेयर्स पूजा को डायरेक्टली बेच दूं तो मैं स्टॉक एक्सचेंज की मदद ही नहीं ली, देन आई डोंट हैव टू पे एसटीडी। तो ये देखो चार्ट बन गया है। ओनली इफ यू ट्रांजेक्ट थ्रू ट्रांसफर, देखा ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड मतलब गवर्नमेंट की बनाई हुई स्टॉक एक्सचेंज। खैर इंडिया में गवर्नमेंट की बनाई हुई स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रही है, कोई प्राइवेट एक्सचेंज नहीं है। हाँ हो सकता है मैं और मोहित मिलके हम लोग का प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज बना देवे, ऐसा है नहीं, तो उसके लिए एसटीडी नहीं है। तो एसटीडी लेवी करने वाला कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बोलेगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज, उसका फायदा मिला है तो हमको टैक्स चाहिए। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज है तभी तो एसटीडी ना। तो रिकग्नाइज को इतना इंपॉर्टेंस मत लो, स्टॉक एक्सचेंज रिकग्नाइज ओनली, वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ ही है और कोई स्टॉक एक्सचेंज है भी नहीं इंडिया में। तो इफ यू ट्रांसफर योर शेयर्स थ्रू, देन यू हैव टू पे एसटीडी। रीजन, क्योंकि तुमने स्टॉक एक्सचेंज का फायदा उठाया ना, मजा आया ना, तो उसका सजा है। लेकिन अदरवाइज का मतलब क्या है? मैंने स्टॉक एक्सचेंज का हेल्प ही नहीं किया, बाढ़ में गया आपका स्टॉक एक्सचेंज, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो अपने शेयर मोहित को डायरेक्टली बेच रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ, वो भी खरीदने को रेडी है, हम लोग का आपस में ट्रांजेक्शन है। इसको बोलते हैं ऑफ मार्केट सेल। क्या बोलते हैं? ऑफ मार्केट मतलब इट्स नॉट थ्रू शेयर मार्केट, ऑफ मार्केट। तो अगर ऑफ मार्केट अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, देन देयर इज नो नीड ऑफ एसटीडी। और इक्विटीज के अलावा कोई नॉन इक्विटी आइटम भी हुआ ना, तो उसमें भी एसटीडी नहीं लगता है। क्यों? चिदम्बरम ने जब एसटीडी निकाला ना, उसने खाली इक्विटी वालों को टारगेट किया। बाकी बॉन्ड्स भी स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं। जैसे इमेजिन मेरे पास बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स भी मैं चाहूं तो चुटकियों में मैं स्टॉक एक्सचेंज की मदद से बेच सकता हूं। अरे बॉन्ड बेचने में मेरे को स्टॉक एक्सचेंज का मजा मिल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई सजा नहीं है। चिदम्बरम ने बोला जा जा फ्री में करने दिया, मजा कर चल। अरे एहसान क्यों करे? गवर्नमेंट का स्टॉक एक्सचेंज दादागिरी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? हमारे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप अगर अपने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस बेच पा रहे हो, तो देखो आपको मजा तो मिल ही रहा है, लेकिन वी वोंट टैक्स यू, क्योंकि मेजर वॉल्यूम तो इक्विटी में ही है। प्रेफरेंसेस वगैरह हम लोग खाली अकाउंट्स में, बुक्स में ही पढ़े हुए। कभी रियल लाइफ में कोई दोस्त मिला है कोई प्रेफरेंस खरीद बेच रहा है? सुनने में नहीं आता। ज्यादा वॉल्यूम तो इक्विटी में है ना। इससे चिदम्बरम ने क्या बोला कि इक्विटी में रुचि लेने वालों, आपको अगर इक्विटी में ज्यादा मजा आ रहा है ना, तो भूलो मत, आप अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज का हेल्प लोगे तो एसटीडी भरना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को इक्विटी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसमें एसटीडी नहीं आएगा। जबकि देखने आए तो फॉर नॉन इक्विटी आइटम ऑल्सो आई एम गेटिंग द एडवांटेज ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, बट दे आर नॉट टैक्सिंग यू। बट अब पता है, तो इन शॉर्ट इसलिए एसटीडी नहीं आएगा इस पे। हाँ, ये क्या है समझा कि नहीं? अदर्स मतलब नॉन इक्विटी आइटम लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, एनीथिंग अदर देन इक्विटी शेयर्स जिसमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, बॉन्ड्स वगैरह डालने वाले कोई सिलेक्टेड लोग ही होते हैं ना, जनरल पब्लिक थोड़ी आती है उसमें। तो इसमें अगर तुम ट्रेड करते हो ना, तो इवन इफ यू टेक द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यू डोंट हैव टू पे एसटीटी। ओके नाउ लुक, चिदम्बरम ने जिस शेयर में एसटीटी निकाला ना, तो उस शेयर में उसने क्या बोला उन्होंने कि देखो हम लोग एसटीडी जब चार्ज कर रहे हैं तो कैपिटल गेन में आपको रिलीफ मिलेगा। कैपिटल गेन में आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों रिलीफ? ये तो डबल हो जाएगा ना यार। अरे आज मैं अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज की बदौलत बेच रहा हूं, तो एक तरफ गवर्नमेंट ताने मारती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का मजा मिला ना, तो उस मजा का सजा। एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी बोलेगी
स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का मजा आया ना, उसका कैपिटल गेन टैक्स भरो। ये तो डबल टैक्स हो गया ना। एक ही ट्रांजेक्शन में मैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी भरूं और कैपिटल गेन का टैक्स भी भरूं। तो इसलिए चिदम्बरम ने क्या बोला, चिंता ना करो, बिकॉज हम एसटीडी चार्ज कर रहे हैं ना, तो हम आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ कर देंगे। पहले माफ ही कर दिया था अंडर सेक्शन 1038, अंडर सेक्शन 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट ही रखा था। ऑन व्हाट बेसिस? बिकॉज यू हैव टू पे एसटीडी, you will not have to pay capital gain का टैक्स, otherwise it will amount to डबल टैक्स। कि कोई शेयर बेच रहा है उसका एसटीडी भी भरे और उसमें प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल गेन का टैक्स भी भरे। तो वो सोच के इन लोगों ने लॉन्ग टर्म को एग्जेम कर दिया था, लॉन्ग टर्म को। और शॉर्ट टर्म के लिए बोला था नहीं, शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स भरना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स। कोई बोले वो डबल टैक्स, हाँ होने तो डबल टैक्स, वी वांट टू डिस्करेज शॉर्ट टर्म। और शेयर मार्केट में ये शॉर्ट टर्म वाले लोग ही शेयर मार्केट की बैंड बजाते हैं। अरे शेयर मार्केट इतना वॉलेटाइल क्यों होता है बताओ? शॉर्ट टर्म लोग है ना, लोग खरीद बेच फटफट करते हैं, तो उससे अपना मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। तो उसको तो डिस्करेज करने के लिए चिदम्बरम ने खुला बोला, हाँ शॉर्ट टर्म वालों, अगर तुम एसटीडी भी भर रहे हो ना, तो फिर भी आपको शॉर्ट टर्म का टैक्स भरना पड़ेगा, बट हाउ मच? 15%। अदरवाइज शॉर्ट टर्म तो स्लैब रेट पे 30% भी हो सकता है, लेकिन 15 क्यों रखा? क्योंकि ऑलरेडी डबल वाला टैक्स है ना यार, और डबल के नाम पे फुल टैक्स तो नहीं मार सकते, तो उन लोगों ने 15% ही रखा। बट इट वॉज डबल टैक्स काफी टाइम से। अभी तो इन लोगों ने क्या किया ना, मैं ये भी हटा के इसको भी 10% टैक्स में लेके आ गए। 10% टैक्स, फुल फ्लेश टैक्स तो 20% होता है, लेकिन 20 नहीं, ओनली 10% टैक्स। अरे मतलब 1038 तो कब था? ओरिजिनली जब चिदम्बरम ने एसटीडी अनाउंस किया था ना, तो पब्लिक को बोला कि एसटीडी पे कर रहे हो तो कैपिटल गेन विल बी टैक्स फ्री, बट देन नाउ इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। और शॉर्ट टर्म तो पहले भी टैक्सेबल रखा था, आज भी टैक्सेबल है। आज भी वही सेक्शन है, पहले भी वही सेक्शन था। कौन सा? 111A, और इसके लिए 112A अभी टैक्सेबल कर रहा है। बट ये लो रेट का रीजन क्या है? ऑलरेडी एसटीडी भर रहा हूं यार। हाँ कोई बोले नहीं एसटीडी नहीं भरा होगा तो फुल टैक्स। अरे एसटीडी नहीं भरा होगा तो फुल टैक्स, मतलब क्या फुल टैक्स? लॉन्ग टर्म में कितना आता है? 20, बहुत 20। शॉर्ट टर्म में कितना? स्लैब रेट्स 30%। 400 करोड़ वाली कंपनी है तो 25%, फॉरेन कंपनी है तो 40%, मतलब नॉर्मल रेट से आएगा। क्योंकि एसटीडी नहीं भरा है तो तेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हुए? ये स्पेशल ट्रीटमेंट तो कब मिलेगा? जब मैं बोल सकता भाई मैं एसटीडी भी भर चुका हूं, फिर कैपिटल गेन भी भरूं, तो ठीक है भरना तो पड़ेगा, बट कम भरना पड़ेगा। आइडियली तो पता है ये दोनों टोटली टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भूख खत्म नहीं हो रही ना। उनको ऐसा लग रहा है एसटीडी भरा है उसके बाद भी लोग बात शेयर मार्केट में पैसा छाप रहे हैं यार, तो थोड़ा टैक्स तो आना चाहिए। और एसटीडी उनको एक नॉमिनल अमाउंट ही मिलता है, इट इज सम 0.001%। अरे 0.001% बट ऑफ सेलिंग प्राइस। हाँ एफईओसी वाला फिगर हो तो उसके ऊपर आता है। इट्स नॉट ऑन प्रॉफिट एलिमेंट, इट्स ऑन द सेल प्राइस। एसटीडी के फायदे क्या मालूम है? तेरे को नुकसान भी हुआ होगा ना, बेचा तो था ना तूने, नुकसान तो इसलिए हुआ क्योंकि तेरा कॉस्ट ज्यादा था, बेच के कुछ तो सेलिंग प्राइस आई है ना। तो एसटीडी का फायदा क्या है कि सिक्योर्ड रेवेन्यू है। एनीवन हु सेल्स, कुछ तो सेल प्राइस मिलेगी उसको, तो उसका सर्टेन परसेंटेज एसटीडी के नाम पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही परसेंटेज होता है, बट कंफर्म मिलता है गवर्नमेंट को। लेकिन कैपिटल गेन तो क्या है? प्रॉफिट होगा तो भरेगा, लॉस होगा तो ना भी भरे। अरे ये सब दिमाग चिदम्बरम ने लगा दिया था। चिदम्बरम पहले बैठ के रिसर्च किया और क्या सोचा कि कैपिटल गेन में तो क्या लोग प्रॉफिट होता है तो ही टैक्स भरते हैं ना, लॉस वाले तो भरते ही नहीं है। और शेयर मार्केट में तो लॉस में डूबे हुए बहुत लोग हैं। इसलिए उसने क्या करा, कैपिटल गेन को कम इंपॉर्टेंस देके एसटीडी को इंपॉर्टेंस दिया। रीजन कि एसटीडी इज अ श्योर शॉर्ट रेवेन्यू, कि वंस यू सेल दिस शेयर देयर विल बी सम सेल प्राइस। तो वो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू का टैक्स है ना, तो ट्रांजेक्शन हुआ है तो कुछ तो वैल्यू रहेगा ही, उसका कंफर्म गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। बट परसेंटेज थोड़ा कम है, बट कंफर्म रेवेन्यू है ना।
तो इन लोग ने एसटीडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और कैपिटल गेन को निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट मतलब ठीक है ना, इधर 15% ही भर, इस पे 10%, जो कि ये तो पहले एग्जेम्प्ट ही था, लेकिन अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, एक 10% नॉमिनल टैक्स मार रहे, लेकिन उसमें भी 1 लाख माफ किया है। क्या बोल दिया मैंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक माफ है, बैलेंस पे 10% टैक्स है। किस कुछ है माफ, एसटीडी भरा है दोस्त, ऑलरेडी मैं एसटीडी भर चुका हूं, तो ये डबल वाला है, तो डबल वाला यार थोड़ा हल्का रख यार, ऑलरेडी डबल टैक्स मतलब भारी पड़ता है, तो ये डबल वाला गवर्नमेंट जितना लाइट हो सके उतना रख रही है। तो पहले तो रेट ही कम रखी है ना, और उसमें भी लॉन्ग टर्म में तो 1 लाख का एग्जेम्पशन भी दिया है, तो मतलब गवर्नमेंट इसको एकदम लाइट डोज रखना चाह रही है, बिकॉज ऑलरेडी पेड एसटीडी। तो मेरे को ये चार्ट कंप्लीट करो ना, इधर क्या लिखूं बताओ इसके आगे, इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होगा। क्यों, एसटीडी नहीं भरा है ना, तो इधर भी नहीं। ये अदरवाइज मतलब क्या, ये इक्विटी शेयर्स ही है लेकिन ऑफ मार्केट बेचा है, जैसे मैंने अपने इक्विटी शेयर मोहित को बेच दिए ऑफ मार्केट, तो ये अदरवाइज हो गया ना। या फिर ये तो मैंने डिबेंचर बॉन्ड प्रेफरेंशियल को अलग चीज बेची है, पर जो भी है दोनों में एसटीडी नहीं है ना, तो इधर एक कॉमन ट्रीटमेंट आएगा। इन शॉर्ट सुनो, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इधर कुछ थियरी लिखूंगा, इधर कुछ थियरी लिखूंगा, तो तुम लोग हेल्प करो, तुम लोग समझ ही क्यों, मोटा मोटी बताओ इधर क्या लिखूं बताओ। अरे इधर क्या आएगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ तो, हाँ, पहला पॉइंट तो क्या है कि देयर विल बी 10% टैक्स अंडर सेक्शन 112A और एग्जेम्प्ट अप टू 1 लाख। और एक चीज, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, इंडेक्सेशन विल नॉट बी अलाउड। मतलब इधर गवर्नमेंट ने अपने को एक नेगेटिव पॉइंट दिया है, इंडेक्स नहीं मिलेगा, नहीं देने का इंडेक्स। और शेयर मार्केट में वैसे भी इंडेक्स मिले नहीं मिले कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बताओ क्यों। इंडेक्स का मजा कब आता है बताओ, अगर ऐसा हो ना, देखो मैक्सिमम मजा क्या आ सकता है, न्यूमरेटर में 331 डिवाइड बाय 100, इससे ज्यादा सुकून तो नहीं मिल सकता ना। लेकिन ये भी कब, अगर डिनोमिनेटर में 100 कब आता है, 2001 2 या पहले का हो, और बेचा अभी है, और 2001 से लेकर 2022 गिनो कितने साल होते हैं, 22 साल। 22 सालों तक वो शेयरों को संभालता है, मतलब अरे शेयर जैसी चीज क्या है, 2 3 4 5 साल में निकाल देगा ऑन एन एवरेज, हाँ, रूल नहीं बोल रहा हूं, बस 4 5 साल में लोग बाग शेयर बेच देते हैं, 6 साल, लेकिन 5 6 साल में इंडेक्स ज्यादा चेंज नहीं होता है। मतलब ऊपर 331 है तो नीचे सम 200 समथिंग आएगा, अरे मतलब इंडेक्स में इतना कुछ खास मजा नहीं है, लेकिन लॉ बोल रहा है भाई तेरा जो 20% था वो 10 कर दिया, उसमें शुक्रमान 20% का 10 मतलब टैक्स सीधा आधा हो गया है, बट सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अरे मतलब 10% बेनिफिट मिल रहा है बट यू कैन नॉट क्लेम इंडेक्सेशन। कोई बोले आई वांट इंडेक्सेशन, चॉइस नहीं है, इट इज कंपल्शन, इंडेक्स नहीं मिलेगा। और उसमें बुरा नहीं मानना, टेक इट पॉजिटिवली, इंडेक्स का मैक्सिमम मजा तो कब मिल सकता है, 22 सालों से मैं शेयर को संभाल के रखा हूं, तब जाके वो 3 गुना ऊपर होगा। ये 3 गुना हो गया, 3/1 पकड़ो ना, अपनी कॉस्ट 3 गुना होके माइनस होगी, लेकिन 3 गुना छोड़, इधर टैक्स अपना आधा हो रहा है, जहां लॉन्ग टर्म 20 लगता है वो 10 हो गया, तो डेट इज अ बेटर थिंग ना। और ये भी मैं एक्सट्रीम सोच रहा हूँ, ज्यादातर लोगों का शेयर मार्केट में क्या होता है, नीचे को 200 समथिंग आता है, सो 2, तो इंटू 3/2 में कॉस्ट इतना कुछ खास बड़ा नहीं होता है, लेकिन टैक्स 20% के बदले 10% है। मतलब ये गवर्नमेंट लोगों को रियलाइज करवा रही है कि बुरा ना मानो, क्या इंडेक्स नहीं मिला उसका होली नहीं है इंडेक्स नहीं मिला उसका बुरा मत मानो, शुक्र मानो कि हमने टैक्स खाली 20 की जगह 10 ही मारा है, और वो भी पूरे पे थोड़ी, 1 लाख तक तो माफ ही है, 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो तो ऊपर के अमाउंट पे 10% टैक्स आएगा। पर जितना भी बोल लो ना, ये एक माइनस पॉइंट है,
ये दोनों थोड़े प्लस पॉइंट थे। वाओ 20 के बदले 10, वाओ 1 लाख से, वाओ इधर वाओ के, ओ शेट इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। फिर एक और चीज है, बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग मिलेगा, बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग। ये थियरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी बताऊंगा। ये एक बेनिफिट मिलेगा, क्या होता है मत सोचो ना, एक बार में बोल के बता ही नहीं पाऊंगा, दिस इज टू बी डिस्कस्ड एट लेंथ, बट ये मिलेगा। बट जो भी अभी तुमने सोचो, ये कुछ अच्छी चीज है, ये कुछ अच्छी चीज है, वो अपने को मिलेगी, बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग। फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। यू नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है ना ऐसा वाला, उसको रिबेट नहीं मिलता है। ओके तो आंसर इमेजिन, मेरे पास शेयर्स के अलावा और कोई कमाई नहीं है, मैंने शेयर मार्केट से 10 लाख, 10 नहीं 6 लाख रुपया छापा है, 6 नहीं चलो 5 पकड़ लो, 5 लाख, 5 लाख का मेरे को लटक जी हुआ है, 5 लाख का लटक जी। तो मेरा 5 8 कंप्यूट करो ना, सैलरी जीरो, हाउस प्रॉपर्टी जीरो, बिजनेस जीरो, कुछ नहीं मेरे पास। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 5 लाख है, 5 लाख का गेन हुआ है, 5 लाख याद रखना। एंड फिर इफॉस कुछ भी नहीं है, तो व्हाट इज माई GTI 5 लाख, चैप्टर 6 से नहीं है, तो व्हाट इज माई NTI 5 लाख, 5 लाख हो गया ना। और अब 5 लाख है तो मुझे रिबेट मिलना चाहिए अंडर सेक्शन, अरे रिबेट मिलता ना NTI अप टू 5 lakhs, रिबेट मिलना चाहिए ना, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म है वो इक्विटी शेयर्स में STT भरेला लॉन्ग टर्म है, तो उसको रिबेट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने बोला क्यों डिस्काउंट चाहिए यार, ये लॉन्ग टर्म का है, कैपिटल गेन का, इट इज इजी इनकम यार, अरे हार्ड अर्न इनकम होता तकलीफ होता है, इट इज एन इजी इनकम, तो इसमें तुमको ऑलरेडी फायदा दिया है। सी बेसिकली गवर्नमेंट कुछ फायदा देते तो कॉम्प्रोमाइज करवाती है, 1 लाख का फायदा दिया ना, 10% टैक्स मार रहे हैं ना, तो अभी रिबेट दोस्त भूल जा, रिबेट की भी बुखड़ कर रहा है, रिबेट हमने गरीबों के लिए खोला है, और शेयर मार्केट वाले कोई गरीब वरीब नहीं होते, शेयर मार्केट में घुसना मतलब खुद एक अच्छा पैसा होगा तभी सोचता है, नहीं तो बेचारा लो प्रोफाइल आदमी शेयर्स वेयर से दूर ही रहता है। तो रिबेट विल नॉट बी अलाउड, वो जो था ना गरीबों के लिए रिबेट कितना मिलता है 12,500, तो रिबेट विल नॉट बी अलाउड। अरे मेरे को इसके प्लस माइनस पॉइंट्स बताओ ना, गिनाओ, मैंने सब कुछ खोल के रख दिया इधर। ये वाओ, अरे वाओ और ओशेट बोलना पड़ेगा। ये क्या है वाओ, क्योंकि 20 के बदले 10 ही है, वाओ 20% लोग बढ़ते, ये 10 ही है, वाओ ये वाओ 1 लाख था एग्जाम, मजा आ गया यार, 1 लाख था एग्जाम, फिर 10%, अच्छा है यार ये तो, शेट इंडेक्सेशन नहीं मिला यार, ठीक है चल कोई बात नहीं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होता है। फिर ये क्या है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये क्या है ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादरिंग मिलेगा, और पता नहीं ये क्या है, बस ये वाव जैसी चीज है, इधर ही वाव फीलिंग आएगी, वाव, बट व्हाट इज इट ये बताना बाकी है। फिर रिबेट, ओ शेट रिबेट नहीं मिलेगा, मतलब दुख इसी दो चीज का है, लेकिन सुकून भर भर के है, बट मोटा मोटी एक दुख है ही कि डबल टैक्स है, नेट नेट है दुखी सिनेरियो है कि STT भर लिया फिर काहे का टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट बोलती है चाहिए, ये दिल मांगे मोर, शेयर मार्केट में लोगों को इजी इनकम होती है, डबल ट्रिबल बैठे बैठे छापते हो ना, तो हमारा भी तो लालच आता है, एंड एक्चुअली जो कमाता है ना शेयर मार्केट में बैठे बैठे छापता है वो, तो फिर गवर्नमेंट भी बोलती है फिर हम भी क्यों ना लेवे, STT तो बेसिक है, STT को इन लोगों ने क्या बोल दिया, वो तो बेसिक है, शेयर्स का परचेज सेल का ट्रांजेक्शन हुआ है तो ट्रांजेक्शन का टैक्स है, लेकिन तेरे को मलाई मिली उसमें, उस मलाई मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ, वो ट्रांजेक्शन करने के चक्कर में तुझे तो मलाई क्रीम मिल गया प्रॉफिट, तो उसका भी कट दे थोड़ा, थोड़ा बहुत ही ले रही है तो ये है, पर जो भी है एक्चुअली है तो डबल टैक्स है, ओवरऑल इट इज वो शिट ओनली, एक्चुअली तो एक टाइम पे कैसा था, फुल्ली एग्जाम था, अंडर सेक्शन 1038, वो एक्चुअली जेन्यून रूल था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने टैक्स की भूख में क्या कर दिया है, थोड़ा थोड़ा टैक्स मार रही है, उसमें कुछ फायदा दिया कुछ नुकसान दिया, कुछ फायदा नुकसान, नेट नेट बुरा ही लग रहा है क्योंकि डबल टैक्स है ना, इनको बुरा लगता है ना। ये तो लॉन्ग टर्म का था, सॉरी शॉर्ट टर्म बाकी है अभी, इसके नीचे क्या लिखूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है,
15% टैक्स आएगा अंडर सेक्शन 111A। तो इसमें तो बुरा लगे तो लगाओ, शॉर्ट टर्म करने का ही नहीं। शॉर्ट टर्म लोग ही शेयर मार्केट की बैंड बजाते हैं। आज सब लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म करे तो अपना शेयर मार्केट का ग्राफ ऐसा हो, और ऐसा ग्राफ हो मतलब शेयर मार्केट तो पैसा छापने का अच्छा मशीन है। लेकिन क्या लोग डूब जाते हैं ना, और डूबते क्यों, मार्केट ऊपर नीचे होता है, और ऊपर नीचे होता है शॉर्ट टर्म वालों के कारण। इसे शॉर्ट टर्म वालों को तो डिस्करेज करने के लिए ये तो जरूरी था ही, बट इसको पूरा माफ करना जो था पहले, लेकिन अब इन लोग ने इस पे भी टैक्स चालू कर दिया। एक्चुअली पढ़ना इतना ही तुमको, ये तो नॉर्मल है। इधर क्या है बताओ, चलो इसमें क्या होगा, एसटीडी नहीं भरा है ना, तो नॉर्मल तो क्या होगा बताओ, लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स आएगा, और शॉर्ट टर्म पे, और ये 20% में इंडेक्स विंडेक्स सब मिलेगा। अरे इंडेक्स विंडेक्स सब मिलेगा। अरे नॉर्मल दुनिया में तो इंडेक्सेशन मिलता है ना, इधर तो क्या है, इंडेक्सेशन को छोड़ के ऐसे टैक्स होता है ना। तो ये 20% टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल इंडेक्सेशन वगैरह सब। फिर शॉर्ट टर्म हुआ तो नॉर्मल रेट से टैक्स आएगा। अपने वो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस करते तो बैलेंस कॉलम में जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द असेसी, श्रवण हिम्मत रख, डिपेंडिंग अपॉन द असेसी टैक्स आएगा, स्लैब रेट 30-40% जो भी है नॉर्मल रेट से आएगा। तो बस ये वाली थियरी तो नॉर्मल ही है। मुझे सिखाना क्या बाकी है मालूम है, क्या सिखा बताओ ना, क्या सिखाना बाकी है, व्हाट इज ग्रैंडफादरिंग वो सिखाना बाकी है। और सुन, ये साइड की कुछ कुछ चीजें बताना बाकी है। अभी तुरंत बता दूंगा तो शॉक लग सकता है, एक बार के लिए इतना सेटल करो ना कि राइट साइड की दुनिया सामान्य दुनिया है। सामान्य तौर पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म का 20% टैक्स इंडेक्स है, वैसा ही है शॉर्ट टर्म नॉर्मल रेट। तो ये नॉर्मली फील करो, स्पेशल दुनिया इस तरफ है। लुक सी, ये सिचुएशन में लॉन्ग टर्म का मैंने क्या बोला था, 20% टैक्स नॉर्मल इंडेक्सेशन लेके। लेकिन इधर भी एक चॉइस दी है गवर्नमेंट ने कि अगर तू इंडेक्स छोड़ देगा तो 10%, बट इधर इट इज योर चॉइस, यू टेक इंडेक्स, यू डोंट टेक, इट्स योर चॉइस। लेकिन इंडेक्स विंडेक्स लेने का है तो 20% टैक्स, इंडेक्स छोड़ देगा तो 10% टैक्स। जो तेरे को पसंद आए वो करो, वो अपनी चॉइस है। और ये चॉइस वाला रूल है ना, सदियों पुराना है। एसटीडी वेस्टीडी की दुनिया तो अभी आई है, लेकिन ये जो चॉइस वाला रूल है सदियों पुराना है। मैं जब स्टूडेंट था तभी से चल रहा था। और उसका लॉजिक क्या था मैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करने के लिए। बाय द वे लिस्टेड सिक्योरिटीज को ये बेनिफिट है, कौन सा, इंडेक्स ले तो 20%, इंडेक्स न ले तो 10%, तुझे जो करना है कर, तेरी मर्जी, प्रोवाइडेड लिस्टेड सिक्योरिटी हुई। तो लिस्टेड सिक्योरिटी मतलब क्या, अरे जिसका शेयर मार्केट में भाव आता है। जेके शाह क्लासेस का शेयर मार्केट में भाव आता है नहीं, क्योंकि अनलिस्टेड है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है वो। रिलायंस के शेयर मार्केट में रोज भाव आते हैं क्योंकि वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज में अगर लटक जी बन रहा है ना तेरा, तो अपने को चॉइस मिली है 10% और 20% वाली। लेकिन लॉजिक क्या था उसका, अरे बहुत सालों पहले गवर्नमेंट क्या चाहती थी, लोगों को शेयर मार्केट के लिए एंकरेज करना चाहती थी। और किसी भी देश में ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होना, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। लेकिन शेयर मार्केट को निग्लेक्ट करके बैठ जावे, सी शेयर मार्केट के अपने फायदे और नुकसान है, बट फ्रॉम कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, किसी कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग होना वो अपने आप में कंट्री की शान है। इससे गवर्नमेंट एक जमाने में चाहती थी कि शेयर मार्केट में डालो पैसा, और डालो तो डालो लॉन्ग टर्म डालो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करो, इट इज वेरी गुड। और चाहिए तो आप हमको चाहिए तो हम आपको कंसेशनल वे में टैक्स भरेंगे। और कंसेशनल क्या था, 20% तो आई विद इंडेक्स, बट इफ यू वांट इंडेक्स छोड़ के 10% भी करेंगे, तेरे को जो चाहिए कर, लेकिन तू शेयर मार्केट में पैसा डाल, शॉर्ट मत करना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अरे बेसिकली आइडिया वाज टू एनकरेज पीपल फॉर इन्वेस्टिंग इन लिस्टेड शेयर्स। सी
बाकी प्राइवेट कंपनी के शेयर पे डाल के इंडियन इकोनॉमी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, एसीसी, ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना, जिनके रोज भाव आते हैं, इसमें अगर लोग बाग पैसा डालने लगे, वो भी लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म, तो अपने देश के लिए अच्छा ही होता है ना। तो चीज को एंकरेज करने के लिए रूल था। लेकिन एक बात बताऊं, आज की तारीख में ये जो रूल है ना, कौन सा रूल, कौन सा रूल बोल, कौन सा रूल? 20% टैक्स विद इंडेक्स, 10% टैक्स विदाउट इंडेक्स। आज की तारीख में ये रूल का कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि 90% दुनिया इधर आ गई है। ये तो मैं इधर आया तो तुम लोग नोटिस ही नहीं किए, जो रूल है ना, कौन सा रूल? 20% विद इंडेक्स, 10% विदाउट इंडेक्स, दिस इज इफ एसटीडी नॉट पेड सिनेरियो हुआ तो। लेकिन 99.9% दुनिया इधर बसी हुई है। बताओ क्यों? अरे यूजुअली लोग शेयर्स कैसे बेचते हैं? कोई ऐसा सुना है किसी ने अपने फ्रेंड को शेयर्स बेच दिया, कोई अपने अंकल को, कोई चाचा को शेयर्स बेच रहा है? सुनने में नहीं आता है। अरे ये अदरवाइज मतलब क्या है? ऑफ मार्केट सेल है। 99% क्या करते हैं? इफ आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेल माई शेयर्स, आई विल सेल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। मोबाइल पे ऐप वगैरह डाल के रखा है, बटन दबाते बेच दूंगा। वो शेयर मार्केट के मीडियम से करूंगा ना, और शेयर मार्केट के थ्रू गया तो क्या? तो चॉइस दी इंडेक्स मिलेगा ही नहीं। 10% टैक्स से 1 लाख का माफी भी है। मतलब इसमें तो काफी एडेड एडवांटेज भी है। इधर 1 लाख का बेनिफिट नहीं है, इधर तो बस एक चॉइस दी है। चाहे तो 20% टैक्स मारे तेरे को, इंडेक्स ले ले। तू चाहे तो 10% मारेंगे, इंडेक्स ना ले तो। लेकिन 1 लाख माफ हो तो कुछ भी नहीं है। तो ये रूल का मैं ये बोल रहा था, इसका इंपॉर्टेंस आज की तारीख में नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर 1% केस फॉल होगा। जैसे मुझे इसमें फॉल होना है, तो पता है ऐसा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कि मैंने अपने शेयर्स विवेक को बेच दिए। विवेक को बेचे, तो विवेक को बेचा मतलब कैसे बेचा? थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बेचा कि अदरवाइज? अदरवाइज हो गया ना। अरे मैंने विवेक को डायरेक्टली बेचा, स्टॉक एक्सचेंज का हेल्प ही नहीं लिया। पर्सन टू पर्सन, फ्रेंड टू फ्रेंड, ऑफ मार्केट सेल हुआ है। अरे तब जाके आएगा। और उसमें भी मैंने रिलायंस जैसे शेयर्स बेचे इसको। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर तो लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड करते हैं। अरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील है, बहुत रेयर है। अरे तो इधर चॉइस क्या थी बताओ? अगर लिस्टेड सिक्योरिटी हुआ तो ये भी रूल है, लिस्टेड। अरे क्योंकि ये जो था ना 10-20 वाला बेनिफिट, लिस्टेड को एंकरेज करने के लिए था। अनलिस्टेड को क्यों एंकरेज करे? गवर्नमेंट ये बोलेगी अरे जेके शाह में पैसा डालो ना, ये कंपनी। अरे यार बेसिकली जो शेयर मार्केट, जो फाइनेंस मार्केट इंडिया का जो है, ये बड़ी बड़ी रिलायंस, विप्रो ऐसी कंपनियों से बना हुआ है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स को एंकरेज करना था। इससे बोला कि अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा और लंबे टाइम तक रख के फिर बेचेगा, तो फायदा क्या मिलेगा? इंडेक्सेशन के साथ टैक्स बढ़ना है तो 20, तो फायदा फायदा ही है ना। चॉइस देना मतलब ऑप्शन, ऑप्शन देना ही तो फायदा है। आज अगर मेरे पे ठोप दिया होता तो इंडेक्स लेके 20% ही भरना है बस, अरे तो नॉर्मल चीज हुई ना। तो फैक्ट दैट मेरे को चॉइस मिल रहा है, इट इज अ बेनिफिट। वो चॉइस कैसे ऑपरेट होता है इधर लिखा है देखो। मेरे सीन ऐसा बनाओ कि मैंने विवेक को मेरे शेयर्स बेच दिया, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं, ऑफ मार्केट बेचा अदरवाइज, और रिलायंस के शेयर्स है, लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो कैसे कैलकुलेशन होगा बताओ? एक बार मैं इंडेक्स के साथ करूंगा, एक बार मैं विदाउट इंडेक्स करूंगा। चॉइस है ना मेरे पास, तो कैलकुलेट करके देखूंगा ना किधर मजा आ रहा है। तो लेट्स अज्यूम मैंने अपने शेयर्स विवेक को 5 लाख में बेच दिए, विवेक को 5 लाख में बेचा, और तो ये एफईओसी हो गया। एंड फिर इंडेक्स कॉस्ट एक्वेशन में क्या आएगा? कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर, नीचे परचेज। कैलसी रेडी रखना। ऐसे में अज्यूम करो 1 लाख उसकी कॉस्ट थी, शेयर्स की कॉस्ट क्या थी? 1 लाख। बेचा था अभी 331, और परचेज वाला यार ऐसे कुछ भी रैंडमली ले रहा हूं, 117। $2,82,906। एंड फिर इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या आ रहा है?
2,17,094। तो इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विद इंडेक्सेशन। और इंडेक्सेशन लोगे तो टैक्स कितना आएगा? 20%। तो 20% टैक्स कितना आता है? 419। ओके, नाउ दूसरी चॉइस क्या है? इंडेक्स विंडेक्स छोड़ दे तो मेरा कॉस्ट क्या था? 1 लाख। तो सीधा 1 लाख माइनस करो। अरे इसमें दुख होना चाहिए, इंडेक्स होता है तो 282 माइनस करने मिलता है, लेकिन इंडेक्स के बगैर तो खाली 1 लाख ही है। पर ठीक है ना, फायदा भी तो एक है। तो कितना आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 4 lakhs। दिस इज लटक जी विदाउट इंडेक्सेशन। बट अगर ऐसा करोगे तो टैक्स खाली 10% ही आएगा। तो 10% टैक्स क्या है? 40,000। एंड फिर इन दोनों में से गिवन अ चॉइस, यही है राइट चॉइस बेबी। यही क्यों? ये कम है ना यार, इसमें तो टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो ये बेनिफिशियल है। मतलब सोचो अरे गवर्नमेंट इतना क्यों बेनिफिट दे रही है लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करने के लिए, ताकि इंडिया का शेयर मार्केट एकदम तगड़ा हो जाए, इंडिया का नाम वर्ल्ड में रोशन हो जाए। इंडियन शेयर मार्केट इज सुपर्ब। बट वो सुपर्ब कब होगा? लॉन्ग टर्म लिस्टेड सिक्योरिटीज करोगे तो। ये लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टेड सिक्योरिटीज। बट यू नो ये चीज का अभी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? कि अभी ये सब का कोई मतलब नहीं। आजकल तो लोग ट्रेड करते तो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, और उसमें तो आउट ऑफ चॉइस नहीं, आउट ऑफ कंपल्शन 10% है, एंड आउट ऑफ कंपल्शन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन इससे फायदे आने के क्या फायदा है? 1 लाख माफ है ना यार, और ग्रैंड फादरिंग का कुछ जो है बोल रहा हूँ वो बेनिफिट भी है, तो इधर फायदे काफी है ना। बट इधर तो क्या है, खाली एक ही ऑप्शन मिल रहा है बस वो। बट सी अपने को नॉलेज दुनिया भर का होता है, कब क्या यूज करना चाहिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चार्ट के थ्रू समझ जाएगा। तो टेल मी, एक से उसका डाउट था मेरे को। हाँ, तो इधर क्या लिखो बताओ लॉन्ग टर्म में? नहीं, लॉन्ग टर्म के नीचे भी ऐसे एक एरो बना के लिखना पड़ेगा, लिस्टेड सिक्योरिटीज हुआ तो क्या? क्योंकि अनलिस्टेड हुआ तो क्या करेंगे? 20% विद इंडेक्सेशन। कोई चॉइस नहीं है। अरे वरना तो ऐसा ऐसा जो करना है कर, तेरी मर्जी। बड़ो तेरी मर्जी वाला ऑप्शन कब है? लिस्टेड सिक्योरिटीज। सी मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बच्चों को ये नॉलेज एडवांस में होता है कितने लोग को, लेकिन कब ये नॉलेज यूज करना है ना वो दिमाग नहीं चला पाते। लेकिन ट्रस्ट भी, ये चार्ट ऐसा सुपर है ना, अपने आप अपना दिमाग चलेगा। खाली किसके अंदर क्या फिट हो रहा है देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली योर आंसर विल ऑटोमेटिकली कम। कितने लोग को जिनको नॉलेज नहीं है ना, इधर भी चालू कर देते, सर इधर होता है ना विद इंडेक्स विदाउट। अरे इधर क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया ही अलग है पूरी। ये कैसी दुनिया बताओ? जहां मैंने एसटीडी भरा है तो एकदम हल्का फुल्का टैक्स आएगा, 1 लाख माफ कर दिया है, 10% टैक्स, और इंडेक्स जाने ही दे, ऑप्शन क्या? और वैसे भी यही बेटर आता ज्यादातर। क्या क्या बोला? यही ज्यादातर बेटर है, ज्यादातर रूल नहीं ऐसा, एक्चुअली तो देखना पड़ता है, बट ज्यादातर ये बेटर ही आता है। क्योंकि सी इंडेक्स में तो ठीक है ना, अपना 1 लाख का 282 हो गया है ना, लेकिन इधर टैक्स में थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है ना यार, सीधा हाफ ही हो गया ना, 20 का 10। मतलब यूजुअली दिस विल बी बेटर बट कांट से। बट जो भी है, कहने का मतलब इधर तो ऑलरेडी सब अच्छा अच्छा ही है ना यार। ये मगजमारी कब करनी? व्हेन यू आर फॉलोइंग इन एसटीडी नॉट पेड सिचुएशन। और वो यही दो सिचुएशन होती, कौन सी? या तो इक्विटी को ऑफ मार्केट बेचा तो, या फिर कोई दूसरी आइटम बेचे तो, प्रेफरेंसेस वगैरह वगैरह हुआ तो ही इसके अंदर आएगा। और इधर क्या क्या आ रहा है बताओ? लिस्टेड सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? इट कैन बी प्रेफरेंसेस ऑल्सो। ये देखो प्रेफरेंसेस, अरे यहाँ आ कौन रहे? प्रेफरेंसेस, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, और ये क्या था? इक्विटी, पर्सन टू पर्सन बेचा हुआ, नॉट थ्रू मार्केट, वो सब चीजों के लिए रूल है। तो रूल तो पढ़ रहे हो, लेकिन इधर कैसे सिचुएशन फॉल हो रही है वो नोटिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग रूल में घुस जाते हैं, बट वी डोंट केयर एंड बॉदर टू सी कि कैसी सिचुएशन में रूल फॉलो करना है। तो मैं तुमको ये एरो पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ
कि इधर कौन कौन आता है बताओ, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो सब आ गया। फिर इक्विटी भी है प्रोवाइडेड अदरवाइज ऐसा हुआ तो, मतलब नॉट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे डायरेक्टली फ्रेंड पर्सन टू पर्सन बेचा होगा, वैसी वाली सिचुएशन के लिए, और उसमें भी वस्तु लिस्टेड होनी चाहिए जिसके शेयर मार्केट में भाव आते हैं। तो इधर क्या लिखूं बताओ अभी, 20% टैक्स, मेरे को लिख लें दो एक बार, विद इंडेक्सेशन, और 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, इन दोनों में से विचर इज लोअर। ये सही क्या है मैंने, विचर इज लोअर? अरे कानून ने चॉइस दी है, तो चॉइस दिया है तो एक इंसान क्या पसंद करता है, कम ही भरू ना टैक्स, तो मैंने भी तो विचर इज लोअर किया। और कोई जरूरी नहीं कि 10% वाला ही कम आएगा, कुछ भी कम हो सकता है, ऐसे वर्किंग करके देखना पड़ता है। ये लिस्टेड हुआ तो ना। फिर इसके नीचे क्या लिखूं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ओके, अनलिस्टेड सिक्योरिटी लिखा। अब इसको सुनो, लुक हियर, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या आना चाहिए बताओ, लिखना मत, लिखना मत, क्या क्या आना चाहिए बताओ, 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन, ऐसे आना चाहिए ना। लेकिन इसमें भी है ना, लुक, ये नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल, ये नॉर्मल लोग के लिए, अगर कोई, बस चला जाऊंगा मैं, फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट, तो उन लोग को 10% टैक्स, नो इंडेक्सेशन एज कंपल्शन, बस ऐसा ही है। ये अपने ऐसे नॉर्मल लोग, ये फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट लोग, रीजन बता दूंगा, कन्विंसिंग है, लेकिन पहले मैकेनिकली याद करो क्या था। अरे इंस्टेड ऑफ दुख मनाविंग, फील के सब कुछ एक चार्ट के अंदर कवर हो रहा है, अदरवाइज ये सब चीज स्कैटर्ड देखोगे पागल हो जाता है, मतलब समझ ही नहीं पावे, ज्यादा लोड है वो तो दूर की बात, समझ ही नहीं पाएगा। सी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में ना, फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट को क्या बोला है, 10% टैक्स आएगा, नो इंडेक्सेशन। एक बार इसको पॉजिटिवली सोचो ना कि 10% अच्छा ही रहता है मोस्टली, इधर था ना ये, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ज्यादातर 10% वाला ऑप्शन बेटर होता है कि नहीं। तो ये बेटर चीज इन लोग को क्यों दी मालूम है, अरे मुझे रीजन चाहिए। फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट्स को नहीं, 40 मतलब 40 तो वैसे ही फॉरेन कंपनी के लास्ट कॉलम की इनकम का है। हाँ, तो ये अनलिस्टेड में क्यों, तो सी, अनलिस्टेड सिक्योरिटी मतलब क्या मालूम है, सुनो, छोटा मोटा कोई स्टार्टअप्स वगैरह प्राइवेट कंपनी फॉर्म करता है ना, नॉट नेसेसरी स्टार्टअप, जैसे मेरी प्राइम विजन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जावे अगर, अरे आज मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, तो मेरी कंपनी के शेयर अनलिस्टेड होते हैं। पहले मानो कि प्राइवेट कंपनीज के शेयर अनलिस्टेड होते हैं, अब वो अनलिस्टेड कंपनीज में ना गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, और पता है बेचारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं छोटी छोटी, उनको फंडिंग की बहुत जरूरत होती है। रिलायंस को जरूरत नहीं है, विप्रो, इन्फोसिस को जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग 30 बार खान बड़ी पब्लिक कंपनी है। बट प्राइवेट कंपनी, जैसे मेरा कोचिंग क्लास है प्राइवेट कंपनी की तरह है, तो मेरा एक सपना हो सकता है ना, यार मैं कोचिंग क्लास को बहुत बड़ी चीज बना दूं, तो मुझे फंडिंग चाहिए। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इसे फंड करते हैं ना, तो गवर्नमेंट उनको वेलकम कर रही है, आजा प्राइम विजन में पैसा डाल, और अगर तू पैसा डालेगा तो तेरा अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, कि प्राइम विजन इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी ना, अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। और उसको एंकरेज करने के लिए क्या बोला है, कि जब तू प्राइम विजन से एग्जिट लेगा ना, एग्जिट लेगा मतलब क्या, जब तू अपने शेयर्स बेच देगा सिर्फ 10% टैक्स मारेंगे, तो जब एग्जिट लेना ले 10% टैक्स ही मारेंगे, लेकिन आना प्राइम विजन में। और प्राइम विजन जैसी कितनी छोटी छोटी इंडिया में अपकमिंग प्राइवेट कंपनी से, उनको फंडिंग की जरूरत है, और वहां से फॉरेन फंडिंग आता है, तो इट इज गुड ना, तो उनको इन्वेस्ट करने के लिए हमने इंसेंटिव दिया है।
अरे अगर ऐसा रूल बनाया तो मेरे पास भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा होगा तो उसको मैं लालच क्या दूंगा? देख मेरी प्राइम विजन वाली कंपनी में पैसा डालेगा ना तो मेरा फायदा तो क्या, फंड मिलेगा बहुत, उसको क्या फायदा सुनाऊंगा कि तू मेरे शेयर्स को फ्यूचर में जाके बेचेगा जब तुझे एग्जिट लेना होगा। अरे एग्जिट मतलब जब बेचेगा तो तेरे सिर्फ 10% टैक्स आएगा। बोले इंडेक्सेशन तो नहीं मिले, अरे इंडेक्सेशन क्या लालच ले रहा है यार, इंडेक्सेशन कुछ खास मजा नहीं आता है। इंडेक्सेशन का मजा तो कब आता है जब पुरखों पुरानी जायदाद को बेचूंगा, पुरखों पुरानी 22 साल से पुरानी, तब जाके 100 से 331 होता है। बाकी शेयर्स तो क्या, वो इन्वेस्टर मेरा 2-3 साल में एग्जिट ले सकता है, जब मेरी कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो एग्जिट ले ले। और 2-4 साल में इंडेक्स इतना कोई चेंज नहीं होता ना। अरे मतलब दिस एक्ट्स एज एन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। एंड वाई फॉर अनलिस्टेड? क्योंकि अनलिस्टेड ही बेचारी भूखी कंपनियां होती है, बेचारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी, कितने लोग के हाउस होल्ड बिजनेस होते हैं प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में चलते, वो कंपनियां बेचारी भूखी होती पैसों की, और ऐसे में कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए तो वाह मजा आ जाता है। तो कंक्लूजन क्या है बताओ? अनलिस्टेड शेयर्स का क्या है बताओ? जैसे मेरी प्राइवेट कंपनी के शेयर में तुम लोग ने पैसा डाला, चलो, तो फिर तुम लोग जब बेचोगे तो तुमको 20% टैक्स आएगा विद इंडेक्सेशन, सॉरी ये नॉर्मल लोग के लिए। लेकिन अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर आया तो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तभी थोड़ी कैपिटल है, जब वो बेचेगा तब उसको 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। एक्चुअली पता नींद के नशे में क्या लग रहा होगा, ये सर ऊपर जो लिखा सेम ही तो लिख रहे हैं। एक सेकेंड मैं पहले ही बता देता हूं, इधर इन दोनों में से कोई चूज करना है, या ये दोनों में से कोई एक। लेकिन इधर कैसा है, तू अगर नॉर्मल इंसान है तो ऐसा ही होगा, नो चॉइस ऐसा ही, और तू FCNR है तो ऐसा ही होगा। बट ये अनलिस्टेड के लिए। लेकिन भूलो मत ये सारी दुनिया है ना नॉट नॉट STD पेड वाली है। STD पेड होता है ना तो सब इधर ही सलट जाता है STD पेड में। अरे मतलब सी एक बार तुम लोग को थियरी बड़ी लगेगी, लेकिन क्या है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड विथ क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं कि ये कब होगा ये कब होगा, हर चीज का जवाब है। देखो कोई पूछे ऐसा कब करना है सर, तो आंसर दो कब करना है। मतलब पहले तो ये इक्विटी नहीं कोई नॉन इक्विटी आइटम होना चाहिए, और इक्विटी है तो भी अदरवाइज होना चाहिए, तो इधर आएगा। क्योंकि उसमें STD नहीं होता ना, तब ये सब थियरी चालू हो जाती है। और STD पेड हुआ तो फिर ये सब थियरी को इग्नोर कर देना। सी इसमें सिली मिस्टेक होने का चांस है, अगर कोई ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना तो ये वाली थियरी यहाँ लगा दे, ये वाली थियरी यहाँ लगा देगा। इससे पहले मैंने बोला दो अलग खांचे बनाओ, शेयर्स की दो दुनिया है, एक STD पेड दुनिया, बोलो बिगड़ दे के बताओ, थियरी खत्म ही होगी, जा ही रहो बस में। एक STD पेड दुनिया है और एक नॉट पेड दुनिया है। नॉट पेड दुनिया में क्या आता है, इक्विटी भी आ सकता है अगर ऑफ मार्केट बेचा तो, प्रेफरेंस डिबेंचर सब आता है। तो बताओ नॉट पेड दुनिया का कैसा है, पेड दुनिया कैसी है? पहले पेड वाली दुनिया बताओ। लॉन्ग टर्म है, और STD पेड वाले ना एकदम अच्छा अच्छा करने का सोचना चाहिए, अच्छा ज्यादा फायदा देना है। STD पेड वाली दुनिया है तो लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स, 1 लाख तक माफ भी है, ग्रैंड फादरिंग भी मिलेगा, क्या होता है पता नहीं बट मिलेगा, कुछ कुछ मिलने ही वाला है। इंडेक्सेशन नहीं, रिबेट नहीं, और शॉर्ट टर्म है तो 15% टैक्स आएगा 111A। ये STD पेड वाली दुनिया है। और इधर प्रिसाइसली इक्विटी शेयर्स ही आता है, यूनिट्स तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड ही आता है, वो भी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्ट किया होगा, जो 99% ऐसा ही होता है असली जिंदगी में। फिर नॉट पेड वाली दुनिया कैसी बताओ? लॉन्ग टर्म में अगर लिस्टेड वस्तु है तो ऐसा वाला विद 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 विदाउट का चॉइस है, लिस्टेड है तो। अनलिस्टेड है तो अगर कोई इन्वेस्टर FCNR है 10% टैक्स ही, पर इंडेक्स तो 10% टैक्स से आएगा FCNR हुआ तो, और नॉर्मल बंदा है तो 20% विद इंडेक्स। लेकिन ये लॉन्ग था, शॉर्ट नॉर्मल रेट, नॉर्मल स्लैब रेट 30% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द असेसी। ओके, फिर बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग देखो अभी क्या है।
ओके सी हियर, मैंने क्या बोला, एसटीडी किससे स्टार्ट किया था? चिदम्बरम ने। और जब उसने एसटीडी स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त तो अच्छा खासा रूल था। क्या बोला था कि देखो आप एसटीडी भर ही रहे हो ना, तो हम कैपिटल गेन के नाम का आप अब से क्यों टैक्स ले अलग से? तो कैपिटल गेन को माफ ही किया था। शॉर्ट टर्म को टैक्सेबल रखा था टू डिस्करेज शॉर्ट टर्म। वो तो 15% टैक्स तब भी था, अभी भी है। लेकिन उस वक्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वॉज एग्जाम अंडर सेक्शन 1038। 1038। फिर 2018 का जब बजट आया ना, और बजट मोस्टली फेब के महीने में आता है, तो फेब 18, ये देखो ये फेब 18 है, इधर जैन लिखा है मैंने। तो फेब 18 में जब बजट आया था ना, तो सडनली एक पब्लिक के लिए शॉक था कि अभी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी शेयर का एग्जाम नहीं होगा। 1038 वाला सेक्शन कैंसिल कर दिया इन लोग ने। और फिर बजट में अनाउंसमेंट हुआ ना, तो पब्लिक को शॉक लगा होगा ना। बताओ पब्लिक को क्यों शॉक लगा होगा? यस, पब्लिक क्या बोली कि हमने तो ये सोच के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था कि चलो कभी भी बेचेंगे तो कैपिटल गेन एग्जाम्ड होगा। लेकिन आपने तो हमको सडनली शॉक दे दिया कि अभी एग्जाम नहीं, 10% टैक्स। चलो 10% है, लेकिन क्यों टैक्स भरे यार? हमने तो ये इंप्रेशन में इन्वेस्टमेंट्स की थी कि एग्जाम्ड होगा, लेकिन ये तो गलत किया आपने। तो इसलिए जो पुराने इन्वेस्टर्स है ना, जिन लोग ने ये इंप्रेशन में इन्वेस्ट किया था कि कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट होगा ना, तो चलो भर भर के पैसा डाल दो, जब बेचेंगे तब एग्जेम्प्ट होगा ना, तो उन लोग को गवर्नमेंट को शांत करना पड़ा। उनको बोला ठीक है चलो एक काम करते, 31 जनवरी 2018 तक आपके शेयर्स में जो भी अप्रिसिएशन हुआ है ना, उस पर टैक्स मत भरना। आपको यही इंप्रेशन थी ना कि शेयर्स का गेन तो माफ होता है ना, तो शेयर्स में गेन होता ही कब है? जब आपका शेयर अप्रिशिएट होता है। तो आपका 31 जनवरी तक जो भी शेयर्स में अप्रिसिएशन हुआ होगा ना, अरे मतलब तुमने 2 रुपए के भाव में लिया था, 100 रुपया हो गया है। अरे पब्लिक को शौक यही लगा था ना कि यार 2 रुपए में लिया था, अभी 100 में बेचूंगा तो मुझे टैक्स आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं आएगा, चिंता मत कर, हेंस फोर्थ टैक्स आएगा। लेकिन तूने वो 2 रुपए के शेयर्स, आज 100 रुपया हो गया ना, तो आज तक उसकी जो एफएमवी है ना, उसमें जो भी अप्रिसिएशन हुआ टैक्स से माफ है। हाँ, अब तो तूने अनाउंसमेंट सुन ली क्या, कि अभी कैपिटल गेन पे टैक्स आएगा। लेकिन अब ध्यान रख, अब तेरा जैन के बाद मार्केट वैल्यू में जो भी फर्दर फर्दर अप्रिसिएशन हुआ उसका टैक्स भरना पड़ेगा। और उसके लिए मत बोल के अचानक बोला है, बताया तेरे को। बोले नहीं बट ये अभी तो टैक्स आ रहा है, वो तो गलत ही है ना। तो अभी भी तेरे पास मौका है, ये देखो, ये देखो ये पीरियड है ना, तेरे को चाहिए तो ये पीरियड में बेच दे। तेरे को इतना खराब लग रहा है ना हमारे से, तू हमको इतनी गालियां दे रहा है ना, तो एक काम कर, भाड़ में जा, हमको नहीं चाहिए तेरे जैसे शेयर इन्वेस्टर। ये पीरियड के अंदर तू बेच दे, क्योंकि 1038 ये पीरियड में जिंदा है। अरे बजट कब आया था? फेब में। फेब के बाद, फेब के महीने बाद मार्च का महीना पड़ा था ना। अरे वो 1038 वॉज रिमूव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो जिसको ज्यादा खराब लगे उसको बोले एक काम कर, तू बेच ही दे, तेरा शेयर बेच देना। तूने ये इंप्रेशन में शेयर खरीदा था ना कि टैक्स से माफ होगा, ले माफ है, मार्च तक तो माफ है ही, तो मार्च तक बेच दे, टैक्स ही नहीं आएगा। लेकिन बोले नहीं मेरे को शेयर्स तो होल्ड करना है, तो होल्ड करना, होल्ड कर, लेकिन तेरा फर्दर एप्रिसिएशन विल बी टैक्सेबल। फर्दर मतलब आफ्टर और अनाउंसमेंट। हाँ, अपनी अनाउंसमेंट एक्चुअली फेब में हुई थी, लेकिन इन लोग ने कट ऑफ डेट बना दिया। फेब के जस्ट पहले कौन सा महीना आता है? बजट फेब फेब महीने में आता है ना, उसके जस्ट पहले क्या था? जैन। और उसका लास्ट डेट इन लोग ने बेच दे लिया कि 31 जनवरी 2018 तक जितना भी, इधर देखो, जितना भी शेयर्स में तेरा अप्रिसिएशन हुआ है, ऐसे क्यों कर रहा हूँ, सस्ते में लिया था सोचो, तो जितना भी तेरा शेयर्स में अप्रिसिएशन हुआ है ना, वो टैक्स से माफ है। लेकिन फर्दर अप्रिसिएशन हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा, और वो भी तेरे को नहीं भरना है तो बेच दे, क्योंकि सेक्शन हमारे अनाउंसमेंट होते ही तुरंत मर नहीं गया है। 1038 वाला सेक्शन अभी भी मार्च 31 तक जो जिंदा है, और शेयर्स तो के एक दिन में बेच सकते हैं, तो बेच देना। बेच देगा तो टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन हमारी अनाउंसमेंट सुनने के बाद भी तुझे शेयर्स होल्ड करने का बड़ा शौक है, तो शौक रख, हम तो चाहते तू होल्ड करके रख, लेकिन बाद में तेरा फर्दर एप्रिसिएशन जो होगा वो टैक्सेबल होगा। मतलब सोचो, यहाँ तक का जो एप्रिसिएशन गवर्नमेंट ने माफ किया ना, मतलब वो पुराने रूल का बेनिफिट मिला उसको। पुराना रूल क्या बोलता था कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, तो उसको पुराने रूल का बेनिफिट दिया ना,
इसको बोलते बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग। ग्रैंडफादर मतलब पुराना रूल का बेनिफिट देना, और ये पुराने रूल का ही तो बेनिफिट दिया। अरे मैंने हाथ से क्या करके बताया, तूने चल 2 के भाव में लिया था, तो तेरा 31 जैन 2018 तक जो भी शेयर्स में अप्रिसिएशन हुआ है वो टैक्स से माफ कर रहे ना। पहले तो माफ था, अभी भी माफ है। चल, जिंदगी भर तेरा वो एप्रिसिएशन माफ है। मतलब जूना रूल तेरे लिए जिंदगी भर लागू होगा। मतलब तू ये इन शेयर्स को 2050 में भी बेचेगा ना, 2050 फ्यूचर में जब भी बेचना है बेच, लेकिन तेरे को जो 1038 का तेरा बेनिफिट था ना, तुझे अभी भी मिलेगा। वो कैसे? ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले तेरा जो भी अप्रिसिएशन हुआ एज ऑन 31 जैन 18, वो अप्रिसिएशन तेरा फॉर एवर माफ है। मतलब रूल पुराना होते हुए भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है ना, उसको बोलते हैं ग्रैंडफादरिंग। ग्रैंडफादरिंग बेनिफिट है, मतलब ओल्ड रूल का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो खाली 31 जैन 18 तक का एफएमवी है। उसके बाद शेयर मार्केट में और तेरा फर्दर एप्रिसिएशन हो रहा है तो उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। और सुनो, ये सब ओरली बोलने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करते टाइम इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकलेंगे ना, तो शांति से इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन एक बार दिमाग में इतना बिठाओ इतना, कि जैसे ही चिदम्बरम ने नहीं, चिदम्बरम जेटली आ गया था ना, मतलब 2018 में कौन था? हाँ, हाँ। तो जैसे उसने बोला ना कि कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 1038 जो एग्जेम्पशन था वो एग्जेम्पशन बंद हो गया, तो सब लोग को शॉक लगा। शॉक खास करके पुराने इन्वेस्टर्स लोग को लगा, और उनको शांत करने के लिए क्या बोला? शॉक लगाने की जरूरत नहीं है, अभी टैक्स है तो है, एक्सेप्ट करो। बोले नहीं, हमने तो ये सोच के इन्वेस्ट किया था। रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जेम्प्ट होगा तो ठीक है ना, आप लोगों को एग्जेम्पशन चाहिए ना, मिलेगा। एज ऑन 31 जैन 2018 जो भी आपका शेयर्स में भाव बढ़ा है वो एग्जेम्प्ट है ना, वो एग्जाम में ले ले। हैंस फोर्थ तो टैक्सेबल होगा। अब हैंस फोर्थ के लिए बुरा मत लगाओ, हैंस फोर्थ के लिए बुरा लग रहा है तो बेच दो। बेचने के लिए टाइम कितना था? फेब में बजट आया था, मार्च का महीना था, तभी बेच दो। बेच दोगे तो एग्जाम ही हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 18 के बाद बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा, लेकिन ओनली फॉर द फर्दर एप्रिसिएशन। फर्दर मतलब 1 जैन 18 के बाद जो एफएमवी में इंक्रीज हुआ है उसका टैक्स आएगा। ओके, अब है ना, ये चीज ट्राई करना। मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेके सिखा रहा हूँ। देखो, ये एक्चुअल कॉस्ट है। अरे एक्चुअल कॉस्ट मैंने इधर लेफ्ट साइड में क्यों लिखा है मालूम है? उसने 18 के पहले खरीदा था। अरे बोमा बोम करने वाली पब्लिक थी कौन? जो बजट आया उसके पहले खरीद के बैठे थे। मेरे को बताओ, जो बजट में अनाउंसमेंट है उसके बाद न्यू इन्वेस्टर लोग नाटक कर सकते हैं? न्यू इन्वेस्टर लोगों ने तो पूरे होशो हवास में शेयर्स खरीदा है। अरे पूरे होशो हवास मतलब बजट में अनाउंसमेंट सुनी कि कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, सुन के इन्वेस्ट किया ना। तो उन लोग को गवर्नमेंट पैसिफाई नहीं कर रही है। पैसिफाई करना मतलब शांत करना किसको जरूरी था? ओल्ड इन्वेस्टर। तो देखो, ओल्ड इन्वेस्टर ने कॉस्ट भी तो पहले इंकर किया होगा। इन शॉर्ट, बातों बातों सुन लो, ये बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग इज ओनली फॉर द ओल्ड इन्वेस्टर, द वन हु हैड इन्वेस्टेड बिफोर 31 जैन 2018। ओके, ये देखो, ये एसी माला एक्चुअल कॉस्ट लिखा है। एक्चुअल कॉस्ट उसका मान लो 100 रुपए में खरीदा था, बहुत पहले खरीदा था, और एज ऑन 31 जैन 18 उसका एफएमवी 150 हो गया। एंड फिर उसने अगर ये ब्लू वाले पैच पे बेच दिया होगा तो द एग्जेम्प्टी अंडर सेक्शन 1038, तब तक 1038 जीवित था। फिर लेकिन उसने मान लो 1418 के बाद बेचा, कभी भी बेचा, चलो ना अपने 22-23 में बेचा। इधर देखो, मैंने कोई डेट नहीं लिखा है। अरे इधर डेट नहीं लिखा है, आई डोंट वांट टू डिफाइन अ प्रीवियस ईयर। 18 ऑनवर्ड्स कभी भी बेचा, तो लेट्स अज्यूम उसका सेल प्राइस 180 है। अब बताओ, रुको, पहले इसका टोटल प्रॉफिट निकालो ना। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 80 का प्रॉफिट हुआ उसको। एक से 80 रुपीज का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 80 में से क्या होगा? यस, यहां तक तुम्हें जो गेन हुआ था ना, यहां तक, ये दिस गेन विल बी exempt, and the further gain which you made, how much? 30 रुपीज, दिस विल बी टैक्सेबल। मतलब आउट ऑफ 80 रुपीज का प्रॉफिट 50 माफ है, 30 टैक्सेबल है। ओके,
और मैंने देखा प्रॉफिट कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस प्लेन कॉस्ट, नो इंडेक्सेशन, क्योंकि अभी इंडेक्सेशन बंद हो गया ना, इधर देखो शेयर्स में नो इंडेक्सेशन, तो कैलकुलेशन मेरा हो भी गया है, मतलब ये 180 माइनस 100 जो प्रॉफिट आया 80 है, उसमें से 50 एग्जाम 30 रुपया टैक्सेबल, और मान लो ये 30 रुपया नहीं 30 लाख रुपया है, तो 30 लाख में से 1 लाख माफ, बैलेंस पे 10%, अरे ऑल अमाउंट सारे लैक्स, तो 80 लाख में से 50 लाख एग्जाम, 30 लाख टैक्सेबल हो रहा है ना, लेकिन 30 लाख में से 1 लाख को हटा दो, 29 लाख में ही टैक्स आएगा 10%। ओके, अब नेक्स्ट केस देखना, इधर टोटल में बच्चों को 4 केस पढ़ाने पड़ते हैं, तो सब पॉसिबिलिटी कवर हो जाती है। एक्चुअल कॉस्ट 100 था, एज ऑन 31 जैन एफएमवी उसका 150 था, और बाद में जब उससे बेचा तभी 150 हो गया, तो सी पहले उसका टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट, ये एफएमवी तो बीच का है, मेन तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसका टोटल प्रॉफिट क्या है 40। ओके, गवर्नमेंट ने उसको क्या वरदान दिया है कि तेरा 31 जैन तक, तेरा 31 जैन तक जितना भी अप्रिसिएशन हुआ है वो माफ है, तो मतलब मेरा कितना अप्रिसिएशन हुआ था जैन तक 50 तक माफ है, वो बोले मेरे को तो 40 ही हुआ है माफ, हम तो 50 तक माफ कर रहे हैं, तेरे को तो 40 ही हुआ है तो माफ है तू पूरा, अरे मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इधर क्या आया था आंसर बताओ, इधर पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट हुआ था ना, और इधर तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट सी गेन का अमाउंट मेरा 40 ही है, गेन अमाउंट मेरा 40 है, बट वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब टैक्स आएगा ही नहीं, क्यों मालूम, क्योंकि गवर्नमेंट तो 50 तक माफ करने को तैयार है, बोले तेरे को तो 40 ही हुआ है, 40 30 5 2 रुपया सब माफ है, 50 तक माफ, 50 के ऊपर हुआ, जैसे इधर देखो, इधर उसको 50 के ऊपर हुआ था ना, तो ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल हो गया। ओके, अब देखना ये ट्राई करना अभी, 100 उसका कॉस्ट था, एफएमवी एज ऑन दिस मान लो ये 80 था, एंड फिर बाद में ये 130 है, तो पहले टोटल प्रॉफिट निकालो क्या है, पहले मैं ये ब्रैकेट बना, तुम लोग नोटिस करो हर एग्जाम्पल में, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माय टोटल प्रॉफिट इज 30। गवर्नमेंट ने पुराने इन्वेस्टर्स लोगों को क्या वरदान दिया है कि जितना इधर तक जो अप्रिसिएशन हुआ है उतना माफ कर देंगे, लेकिन उसका इधर तक तो अप्रिशिएट हुआ ही नहीं था, मतलब ये देखो इतने हाथ देखो ना, इतने तक माफ है, तो इतने तक मेरा कुछ अप्रिसिएशन हुआ है नहीं, मतलब 0 अप्रिसिएशन तो 0 माफ, पूरा 30 टैक्सेबल, अरे ये टैक्स आना नहीं आना तो इसके ये ब्रैकेट के ऊपर होता है, अपना प्रॉफिट तो 30 रुपया है ना, और गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला है कि तेरा 31 10 18 तक जो भी अप्रिसिएशन हुआ ना उतना माफ करेंगे, लेकिन वो बोले नहीं नहीं मेरे शेयर तो अप्रिशिएट नहीं डेप्रिशिएट हो गए, हाँ तो तेरे को दुख क्या हो रहा है, तेरे को तो दुख भी नहीं होना चाहिए, 1038 बंद हो गया, हाय राम, क्यों दुख नहीं होना चाहिए बताओ, अरे तेरे शेयर तो उतरे हुए थे, हाँ जिनके शेयर आसमान में चढ़े थे ना, 2-2 रुपए में लेके बेटा 200 रुपया हो गया, वो लोग को शौक लगे, अरे यार तो कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन बंद हो गया, उनको शौक लगता है, ये तो शौक बना हुआ तो पागल आदमी है, बोले किस बात का शौक लग रहा है तेरे को, तू तो 100 रुपए में लिया था, तेरे शेयर तो उतरे हुए थे, तू तो बेचता तो भी प्रॉफिट नहीं कर पाता, 1038 चलो होता तो भी क्या उखाड़ लेता तू, तुझे प्रॉफिट होता तो माफ होता ना, तुझे तो प्रॉफिट होने ही नहीं वाला था, लेकिन आगे जाके उसने प्रॉफिट किया, लेकिन वो तेरा नसीब था, अभी अब उसका टैक्स भर। सी ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट कब किसके लिए डिजर्व, कौन डिजर्व करता है, जिसके शेयर मस्त ऊपर चढ़ गए थे यार,
एंड फिर बाद में उसको लग रहा है अभी टैक्स आएगा तो कोई बात नहीं, चल इतने तक माफ, इतने तक, हाँ कम हुआ तो कम। तो टेल मी, इसका इतने तक तो कुछ एप्रिसिएशन ही नहीं हुआ है। बेस्ट ऐसे याद रहो ना, उतने तक कुछ प्रॉफिट हुआ तो माफ है, लेकिन इतने तक कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ उसको तो माफ क्यों करना है? अरे तो मतलब फुल्ली टैक्सेबल हो गया। अब देखना, मैंने ना प्रॉफिट को लेके 3 केस बनाए। अब एक लॉस वाला केस बनाऊंगा मैं। तुम लोग देख रहे हो तीनों एग्जाम्पल में मुझे प्रॉफिट ही हुआ था। प्रॉफिट कैसे निकाला था मैंने, बताओ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। अब मैं लॉस बना रही, देखो 100 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, फिर FMV एज ऑन 31st Jan इट वॉज से 90 एंड देन इट बिकेम 70। अरे पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करो, ये देखो ये कॉस्ट है और ये सेल प्राइस है, डिफरेंस कितना है? तुम लोग देख रहे हो मैं हर केस में मेरा यूनिफॉर्म मेथड क्या है, पहले सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देखो ये बीच का फिगर बाद में देखने का। देखो ना सब में मैंने ऐसा ब्रैकेट बनाया यूनिफॉर्मली, दिख नहीं रहे हो? तो इधर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आया? अरे 70 माइनस 100 कितना आया? -30, मतलब लॉस आ रहा है ना। तो इधर देखो 30 रुपए का लॉस है। लॉस करने वालों के लिए गवर्नमेंट अगर चिंदी होती तो क्या बोलती कि देखो इतना लॉस तो तुझे पुराने जमाने में हुआ था ना, वो भूल जा, तेरे को खाली इतने का ही सेट ऑफ मिलेगा। गवर्नमेंट चाहती तो ऐसा रूल बना सकती थी क्या? इतने पीरियड, सुनो ना इधर ध्यान से सुनो, इतने पीरियड का तो तेरा हम गेन भी माफ कर रहे हैं, तो लॉस क्यों चाहिए? जब गेन माफ होता है तो लॉस भूल जाने का। तो हम तेरे को बोल सकते हैं कि तेरा 100 से 90 का जो लॉस हुआ है ना, ये लॉस तो पुराने दिनों में हुआ है ना, तो लॉस भूल जा। हाँ तेरा नया लॉस कितना हुआ, नया निकालो, नया लॉस 20, उसी का सेट ऑफ मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़प्पन रखा है, लॉस वालों पूरा सेट ऑफ करो, जाओ मजा करो। मतलब आपको जो 30 का लॉस हुआ ना, फुल सेट ऑफ अलाउड। जिसको गेन हुआ है उसको बोला है वो तेरे को गेन हुआ है तो चल इतना गेन तेरा माफ कर देंगे, ऊपर का ही टैक्सेबल है। अरे इतना मतलब क्या करो, पुराना गेन कॉस्ट और FMV एज ऑन 31 Jan 18 तक का। मतलब ये गवर्नमेंट का बड़प्पन था कि जिन लोगों को गेन्स हुआ है ना भर भर के, उनको क्या बोला है, चिंता मत करो, आपका जो भी 31st Jan तक का अप्रिसिएशन हुआ है ना, उतने अप्रिसिएशन तक तेरे को कभी भी प्रॉफिट हुआ टैक्स नहीं आएगा, उतने तक। अरे वो बहुत भयंकर अप्रिसिएशन भी होगा, प्रॉफिट थोड़ा ही हुआ होगा इसको देखो जैसे, मतलब उतने अप्रिसिएशन तक तेरा प्रॉफिट जीवन भर माफ है। लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो उसका टैक्स तेरे को भरना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट वालों के लिए, लॉस वालों के लिए क्या बोला, लॉस वालों तो वैसे दुखी बैठा है, फुल लॉस का सेट ऑफ मिलेगा। उन लोग के लिए FMV एज ऑन 31st Jan काम का ही नहीं है। मतलब पता है जब ये लॉस वाला सिनेरियो आया ना, मुझे तुरंत इसको काट ही देना चाहिए था, देखना ही नहीं है। ये तो क्या हर एग्जाम्पल में ये लिख रहा हूँ ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही पता अरे ये तो लॉस वाला बंदा है, फुल्ली सेट ऑफ। मतलब उसमें नहीं कि थोड़ा नहीं थोड़ा मिलेगा। गेन वालों के लिए कैसा वर्ताव किया देखो, थोड़ा माफ थोड़ा टैक्सेबल, लेकिन लॉस वालों के लिए फुल्ली सेट ऑफ। तब पॉसिबिलिटी आ गई दुनिया की, बताओ कुछ बचता है तो। ये देखो प्रॉफिट में देखा तुम लोग ने, एक केस में क्या थोड़ा एग्जाम थोड़ा टैक्सेबल था, एक पूरा एग्जाम है पूरा टैक्सेबल। अरे प्रॉफिट में 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो थोड़ा एग्जाम थोड़ा टैक्सेबल, या फिर पूरा एग्जाम या पूरा टैक्सेबल, सब पॉसिबिलिटी आ गया। अरे ये तीनों को देखो, ये इधर ये नॉर्मल केस है, इधर तो क्या फर्स्ट एग्जांपल ऐसा ही लेना पड़ता है ना कि इतने तक माफ है और फर्दर हुआ तो टैक्सेबल। ये वाले केस को देखो, इधर क्या था, 50 तक गवर्नमेंट माफ करने को तैयार है। फिर उसको मुझे तेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरे को तो 40 ही हुआ है, माफ है। अरे 40 के 45 भी माफ कर देंगे, 50 भी माफ करे, 55 हुआ तो 5 का टैक्स आएगा। मतलब 50 तक, मतलब अप टू है, उतने तक माफ है। तो उतने के अंदर तेरा जो भी अमाउंट है माफ है। लेकिन इधर वो 50 से ऊपर हो गया तो बैलेंस टैक्सेबल हो गया ना। इसको बेचारे को क्यों टैक्स मारा? क्योंकि सी हमने क्या बोला है, 31st Jan तक तुझे अप्रिसिएशन हुआ होगा ना, तो उतना माफ कर देंगे।
लेकिन इसके शेयर्स तो 31 जैन तक अप्रिशिएट हुए ही नहीं, तो मतलब 0 तक माफ करेंगे इसको। इसको क्या बोला, 50 तक माफ, 50 तक माफ, लेकिन इसका 100 से ऊपर हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं मतलब 0 तक माफ, मतलब 0 माफ। 0 माफ मतलब क्या, फुल्ली टैक्सेबल, हाँ, पूरा 30 रुपए टैक्सेबल। और ये लॉजिकली भी सोचना चाहिए, ये ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट किसके लिए खोला है, जिन बेचारों के शेयर सस्ते में लिए हुए थे, मस्त भाव चढ़ गया, अब उनको स्टॉक लग रहा है कि अभी बेच के टैक्स आएगा, तो उनको बोलना पड़ता है भाई तेरा जो भी अप्रिसिएशन हुआ है माफ है। लेकिन जिसके शेयर नीचे उतरे हुए थे, है ना, जिसके शेयर नीचे उतरे हुए, तो उनको तो बेच के वैसे भी टैक्स नहीं आना था, लॉस आना था, तो फिर तुम्हें क्या गम है, तो तुमको कुछ ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब एक तरह से इसको ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट नहीं मिला, तो इसका शेयर तो उतरा हुआ था ना। अब सुनो, सिंस इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, इसका मैकेनिकल फॉर्मूला बना दिया है। एक मैकेनिकल फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सब अमाउंट डाल दो, अपने आप आंसर आ जाता है। लेकिन सी मेरी फीलिंग समझो, मैं तुम लोगों को फॉर्मूला रट्टा नहीं मरवाना था। ये तो फॉर्मूला तुमको देख के ना 2 मिनट में सब आंसर आ जाता, लेकिन वो रट्टा मार के बाद में समझेगा नहीं ना क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो इसी इधर क्या पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब इसको है ना, मैं इनकम टैक्स एक्ट में ना एक मैकेनिकल फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला से सॉल्व करके बताऊंगा, चारों केस में देखो सेम आंसर आएगा। तो सी अभी वो मैकेनिकल फॉर्मूला से मैं निकाल रहा हूं, वेट, ये देखो ये मिट रहा है, ये चीज सिखाई जा रही बच्चों को, हाँ? ये मिटाने के पहले चेक करो, ये आ गया है, हाँ बोल, ये इसमें तो क्या है, आ गया ना, रिबेट नहीं मिलेगा, समझ गया ना, मिट रहा है इसलिए ये सिखा रहा हूं। फिर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, समझ गए, 1 लाख ठीक है, मिट रहा है अभी। ये देखो ये चारों केस को मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। फॉर्मेट क्या है, एफ वी ओ सी लेस डायरेक्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख रहा हूँ, ट्रांसफर एक्सपेंस जान दो, और इंडेक्स तो है ही नहीं। अरे हम लोग ये एस टी डी पेड सिनेरियो डिस्कस करें, उसमें इंडेक्सेशन नहीं है, नहीं, एस टी डी पेड का इधर ट्रांसफर एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनो, एस टी डी भरा है तभी तो तेरे साथ इतना कंसेशनल ट्रीटमेंट हो रहा है। अब तेरे को एस टी डी भरा, उसका डिडक्शन भी चाहिए, नहीं मिलेगा ना। द फैक्ट दैट यू हैव पेड STT, तो that is why government is giving you concessional treatment ना। What concessional treatment? Only 10% tax, 1 लाख माफ। अरे शॉर्ट टर्म में खाली 15%, कंसेशन मिल ही क्यों रहा है, क्योंकि STT भरा है, तो फिर STT का इधर डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, बिजनेस इनकम में है ना, जैसे जिनका शेयरों का धंधा है, शेयर खरीद बेच करता है, मतलब उसका ट्रेडिंग अकाउंट ही शेयर से भरा पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, तो उन लोग को पीएनएल में एसटीडी दिखाने मिलता है, इट्स अलाउड ऑल्सो 36(1). क्यों उनको क्यों अलाउ, क्योंकि उनको एसटीडी भरने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कंसेशनल रेट्स नहीं है। अरे मेरे को होता है, जिन लोगों का शेयर्स का धंधा है, उसका शेयर्स का प्रॉफिट पीजीबीपी बन जाता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, और उसका टैक्स कहाँ आएगा, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, मतलब फुल टैक्स भर रहा है वो, लेकिन उसको एसटीडी का डिडक्शन मिल रहा है। अरे अच्छा पॉइंट, नोट वर्दी है, ठीक। जिन लोग इन्वेस्टर्स लोग हैं उन लोग के लिए क्या है, एसटीडी भरा है ना, कंसिडरिंग दैट कंसेशनल रेट, और बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं, एसटीडी भरा है ना तो दिखा दे खर्चा, खर्चा दिखा दे, पीएनएल में अलाउड है अंडर सेक्शन 36(1). फिर व्हाट अबाउट टैक्स, नॉर्मल रेट्स, नॉर्मल रेट से टैक्स आएगा। मतलब कंसेशनल रेट्स इज ओनली फॉर इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर स्टॉक इन ट्रेड वाले लोग। तो अब सुनो, कॉस्ट ऑफ, मैंने क्या बोला सुनो ना, ये 4 केस के लिए गवर्नमेंट का एक मैकेनिकल फॉर्मूला है, वो देखो फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला इन लोगों ने कॉस्ट को लेके बनाया है। ये देखो, एफ एम बी एज ऑन 31 Jan 2018 को पहले सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो, दोनों में से जो विच एवर इज लोअर है वो ले लो, विच एवर इज लोअर, ये देखो विच एवर इज लोअर, फिर कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट के साथ, दोनों में से विच एवर इज हायर, ऐसे करके कॉस्ट डिटरमाइन होगा, एंड फिर एफ माइनस कौवा विल बिकम
लटक जी। अरे लटक जी के लिए ये मालूम है कि नहीं? टेल मी, ये सब जो चीज सिखा रहा हूँ लटक जी के लिए क्यों है? ग्रैंडफादरिंग इज फॉर द ओल्ड इन्वेस्टर्स। ओल्ड इन्वेस्टर मतलब ओल्ड ना, ओल्ड मतलब ओल्ड, तो लॉन्ग हो गया होगा। मेरे को बता, आज की तारीख में किसी को शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन हुआ होगा तो उसने तो शेयर अभी अभी खरीदा होगा ना यार। और अभी हम 18 के तो बाद ही खरीदा होगा, और 18 के बाद खरीदा उन लोग के लिए ग्रैंडफादरिंग है भी नहीं। ग्रैंडफादरिंग इज फॉर द ओल्ड इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड बिफोर 31 Jan 2018, तो उन लोग के लिए तो लॉन्ग टर्म ही होगा ना। अरे तो मतलब इधर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये लटक जी है। ओके, अभी ये सब केस के अमाउंट डालो ना। अरे एक एक करके बताओ, सेलिंग प्राइस कितना है? 180। ये केस पे कितना था? ये से 180, 140, 130, 70। 180, 140, 130, 70, ये सेल प्राइस आ गया, है ना। एंड फिर बाद में इधर केस, अभी केस वाइज है ना। केस 1 में एफ में कितना था? 150। और सेल प्राइस कितना था? 180। दोनों में से लोअर क्या है? 150। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 100। दोनों में से हायर कौन सा है? 150। तो ये तो 150 सिलेक्ट हो गया। अरे ये रफ वर्क है, ब्लू मार्कर से क्या रफ वर्क है? अरे समझा ना, ये फॉर्मूला से यही सा अमाउंट्स को मैं सेट किया है। फिर आंसर क्या है? 180 माइनस 150 कितना आया? 30 रुपीज इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल। वो तो आंसर आया था ना। देखो अपना आंसर 30 रुपीज टैक्सेबल था, चेक कर दिया। फिर नेक्स्ट केस में सब्स्टिट्यूट दिस फिगर्स। एफएमवी क्या था सेकेंड केस में? 150। ये देखो सेलिंग प्राइस क्या था सेकेंड केस में? 140। 140। फिर इन दोनों में से विच एवर इज लोअर लेना है, तो कितना है? 140। फिर एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 100। 100। फिर दोनों में से विच एवर इज हायर लेना है, तो हायर क्या है? 140। तो ये 140 इधर आ गया। तो 140 माइनस 140 कितना आया? 0। मतलब कैपिटल गेन 0 होना चाहिए। ये देखो फुल्ली एग्जाम बोला था। फुल्ली एग्जाम का मतलब क्या है? आंसर 0। फुल्ली एग्जाम हुआ ना ये। तो ये थर्ड केस में डालो। एफएमवी, एफएमवी कितना है थर्ड केस में? 80 था। अरे ये फिगर्स डालने हैं। एफएमवी कितना है? 80। ये देखो हाथ से दिखा रहा हूँ, 80। कंपेयर विद सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस एक केस में कितना है? 130। दोनों में से विच इज लोअर क्या है? 80। फिर एक्चुअल कॉस्ट कितना था थर्ड? 100। दोनों में से हायर क्या है? 100। तो ये 100 सिलेक्ट हो गया ना, 100। तो 130 माइनस 100 कितना होता है? 30। 30 रुपीज टैक्सेबल। ये देखो 30 टैक्सेबल था, है ना, 30 टैक्सेबल। फिर लास्ट केस देखना, एफ ये डालो। एफ कितना है? लास्ट केस में एफ 90 था, तो ये देखो 90। फिर सेलिंग प्राइस कितना था? 70। फिर दोनों में से लोअर क्या है? 70। फिर एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 100। फिर दोनों में से हायर क्या है? 100। तो ये 100 इधर कॉस्ट दिखा दो, कितना आया? -30। तो 30 रुपीज का लॉस आया। तो देखो लॉस सेट ऑफ कर सकते ना, पूरा बताया था। अरे मतलब ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, ये पूरा मैकेनिकल है। और सी इनकम टैक्स एक्ट वाले क्या सोचते हैं, हम पब्लिक को कहाँ लॉजिक बताने बिठाएंगे। मतलब उन लोग ने अपने बजट में अनाउंस करके बोल दिया था कि गेन्स अप टू 31 Jan will not be taxed. Don't worry investors. Gains up to 31 Jan will not be taxed. एक स्टेटमेंट काफी है बोलने के लिए। मतलब लॉस के लिए कुछ नहीं बोला था, तो मतलब पूरा सेट ऑफ ना। सी समझदार लोग के लिए वो एक सेंटेंस ही काफी था। और उन लोग ने उतना बोल दिया, उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन तो बच्चों को देना पड़ता है ना। नहीं तो मेरे को बताओ, एक ये सेंटेंस सफिशिएंट नहीं है सब चीज समझने के लिए। गेन्स अप टू जैन हम माफ कर देंगे, तो ये देखो हर जगह वो सूट हो रहा है। गेन्स अप टू जैन माफ किया, देखो गेन्स अप टू जैन मतलब उतने तक माफ कर दिया। फिर गेन्स अप टू जैन, गेन्स 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 हुआ ही नहीं है तो क्यों माफ करेंगे। फिर ये भी गेन्स हुआ ही नहीं है तो क्यों माफ करेंगे। इधर लॉस, वैसे लॉस के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। मतलब एक सेंटेंस फाइनेंस मिनिस्टर का बोलना काफी था कि गेन्स अप टू 31 Jan विल बी एग्जाम। मतलब यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ओल्ड प्रोविजन नाउ ऑल्सो। इट्स कॉल्ड बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग।
लेकिन क्या है, रियल लाइफ में इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं ना, और लॉ को फॉलो करने वाली एक आम जनता होती है, तो उन लोग को मैकेनिकल फॉर्मूला लेना पड़ता है, आप ऐसा ऐसा करो, जादू से आंसर आ जाएगा आपका। अपने आप जादू को, जादू से आ गया ना आंसर। लेकिन सुनो, अपने को एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। उसी में कितना भी लॉजिकली तुमको बता, लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला रटो अभी। क्या था? FMV as on 31st Jan 18 compare with sale price whichever is lower, फिर compare with actual cost whichever is higher। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। फिर कंपेयर विद FEOC, हाँ ट्रांसफर एक्सपेंस वगैरह हुआ तो वो सब आएगा एज यूजुअल। फिर दिस वे यू विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और ये खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ही है, और वो भी ओल्ड इन्वेस्टर के लिए। मेरे को बताओ, मैंने अगर 2018-19 में शेयर्स खरीदा है और उसको मैं अभी 22 में बेच रहा हूं, तो एम आई ओल्ड इन्वेस्टर? नो। तो कैसे आएगा बताओ? नहीं तो इधर ये कौवा कैसे आएगा? कौवा विल बी एसी। एसी। अरे ओल्ड इन्वेस्टर के लिए करके आता है, न्यू इन्वेस्टर के लिए कौवा इज द एक्चुअल कॉस्ट। अरे जिन लोग ने जैन 18 के बाद खरीदा है, उन लोग ने तो बजट में अनाउंसमेंट सुनने के बाद परचेस किया ना, तो उनकी जो कॉस्ट है वही कॉस्ट। मतलब ग्रैंडफादरिंग के बेनिफिट में कॉस्ट इज यूनिक वे में कंप्यूटेड ना, बट दैट यूनिक कंप्यूटेशन इज फॉर द ओल्ड इन्वेस्टर, बट फॉर द न्यू इन्वेस्टर जो कॉस्ट है वही कॉस्ट। ओके, फिर ये देखो, अपना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का थियरी चल रहा था ना। नाउ शेयर्स एंड सिक्योरिटी में लुक एट द चार्ट। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इक्विटी शेयर्स है, यूनिट्स है, क्या अदर आइटम्स है। अगर वो इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, और एक बिजनेस ट्रस्ट जो बोला था जो कि सिखाना बाकी है अभी तक ना, बिजनेस ट्रस्ट का तो टॉपिक ही अलग है, बाद में जब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे क्या होता है। अभी खाली इस पे ध्यान दो, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसमें भी ट्रांसफर थ्रू RSC है, तो STD भरना पड़ता है। एंड सिंस STD भरना पड़ता है, तो अपने को कंसेशनल टैक्स ट्रीटमेंट मिला है। अरे 112 है, 111 है, कंसेशनल टैक्स ट्रीटमेंट ही है ना। लेकिन क्यों? बताओ ना, अच्छा पॉइंट है, क्यों? बिकॉज हमने ऑलरेडी STD भरा है, तब जाके अपने को कंसेशनल टैक्स ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। लेकिन सुनो, वो STD भरा हुआ कब होना चाहिए मालूम है? परचेज सेल दोनों टाइम भरा हुआ होना चाहिए। मतलब जिस इक्विटी शेयर्स को बेच के मुझे कैपिटल गेन हुआ है ना, उस इक्विटी शेयर्स को खरीदते टाइम भी मैंने STD भरा हुआ होना चाहिए, सेल के टाइम भी STD भरा हुआ होना चाहिए। बोथ टाइम STD पेड हुआ ना, तो ही कंसेशनल ट्रीटमेंट मिलेगा ये वाला। दैट मीन्स अगर दोनों टाइम STD नहीं भरा है, मतलब मैंने शेयर्स तो ऑफ मार्केट खरीद लिया था, शेयर्स ऑफ मार्केट मतलब कोई फ्रेंड वेंड से खरीद लिया था, हाँ बेचते टाइम थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बेचा, अरे मतलब बेचते टाइम ही STD भरा था, तो फिर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली इधर आ गया। और इधर की दुनिया बताओ मेरे को क्या थी? इधर की दुनिया बताओ, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो विद विदाउट इंडेक्स वाला ऑप्शन है, और अनलिस्टेड है तो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट का 10% विदाउट इंडेक्स, अदरवाइज 20% विद इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल रेट्स। तो वो यहाँ क्यों पहुंचा? क्योंकि वो वन टाइम STD पेड ही है। और इक्विटी शेयर्स के रूल क्या है? बोथ टाइम STD पेड होगा तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में क्या है? एट द टाइम ऑफ सेल STD भरा हुआ तो भी बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि मान लो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है, हम लोग जो खरीदते हैं ना, तो मोस्टली म्यूचुअल फंड से ही डायरेक्टली खरीदते हैं, और डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से खरीदोगे तो STD भरना ही नहीं पड़ता ना यार। सी इक्विटी शेयर्स में परंपरा क्या है, लोग खरीदते भी मार्केट से, बेचते भी मार्केट से। हाँ ठीक है, उसमें भी IPO वगैरह होता है, लेकिन IPO को एक्सेप्शन की तरह मैं बात करूँ, 2 मिनट रुक जाना उसके लिए, उसमें सोचना मत IPO का क्या करना है। बट एक जनरल ट्रेंड क्या है इक्विटी शेयर्स में, लोग खरीदते भी मार्केट से, बेचते भी मार्केट में। तो फिर गवर्नमेंट क्या चाहता, दोनों टाइम तूने स्टॉक मार्केट से ट्रांजेक्ट किया होगा ना, मतलब परचेज के टाइम भी STD भरा है, सेल के टाइम भी, तो ही तेरे को कंसेशनल टैक्स ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड तो मोस्टली लोग परचेज करते तो म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली खरीद लेते ना, तो वो टाइम STD भरना पॉसिबल नहीं है। इससे लॉ ने बोला ठीक है, खरीदते टाइम STD नहीं भरा हुआ चलेगा, लेकिन बेचते टाइम तो STD पेड होना चाहिए, तो ही
ये कंसेशनल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो इतना पहले याद करो, फिर एक एक्सेप्शन बताऊंगा। यूनिट्स में सेल के टाइम एसटीडी पेड चाहिए तो भी अपने को बेनिफिट मिल जाएगा 112A और 111A का। और इक्विटी शेयर्स में बोथ टाइम एसटीडी पेड होना चाहिए, ओके। लेकिन इक्विटी शेयर्स में भी एक्सेप्शन है कि अगर इक्विटी शेयर्स मैंने आईपीओ में लिया था या फिर बोनस शेयर्स के फॉर्म में कंपनी से आया था, राइट्स इश्यू के फॉर्म में आया था, ईसॉप्स के फॉर्म में आया था, तो एसटीडी कोई कैसे भरेगा? इफ द इक्विटी शेयर्स आर अक्वायर्ड इन पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, बोनस इश्यू के फॉर्म में आया था, ईसॉप्स के फॉर्म में आया था, तो ये सब में तो क्या अपने को डायरेक्ट कंपनी से ही मिलता है ना। और डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा तो थोड़ी एसटीडी लगता है। एसटीडी इज लेविड व्हेन स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा तो। बेचते टाइम तो सुनो, बेचते टाइम तो एसटीडी पेड चाहिए ही। खरीदते टाइम गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया, चलो तूने अगर आईपीओ में खरीदा था, राइट्स इशू में खरीदा था, या बोनस के फॉर्म में आया हुआ था, ईसॉप्स के फॉर्म में आया हुआ था, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एसटीडी पेड होना चाहिए? लेकिन सेल के टाइम तो एसटीडी पेड चाहिए। मेन इवेंट सेल का है, क्योंकि सेल में कैपिटल गेन अराइज होता है ना। तो लॉ ने क्या बोला, सेल के टाइम तो एसटीडी पेड चाहिए ही। चलो परचेस के टाइम हम थोड़ा बहुत चला भी लेंगे, अगर तुमने आईपीओ, राइट्स और बोनस या ईसॉप्स के फॉर्म में लिया होगा तो हम चला लेंगे। अदरवाइज सेल के टाइम तो एसटीडी पेड चाहिए ही। ओके, तो टेल मी कंक्लूजन क्या निकला बताओ ना। यूनिट्स में तो सेल के टाइम ही एसटीडी पेड होना चाहिए, और इक्विटी शेयर्स में नॉर्मली बोथ टाइम चाहिए, एक्सेप्शन आईपीओ, बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू, ईसॉप्स। इसमें एट द टाइम ऑफ परचेज एसटीडी नॉट पेड चलेगा, बट एट द टाइम सेल तो एसटीडी पेड होना ही चाहिए, एंड फिर अपने को ये बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, अब वो बेनिफिट और ग्रैंडफादरिंग का फॉर्मूला था ना, वो क्या था फॉर्मूला? एफएमवीओ सेल प्राइस विचर इज लोअर, फिर कंपेयर विद एक्चुअल कॉस्ट विचर इज हायर। उसमें एफएमवी के ऊपर अभी नोट है, फिर खत्म थियरी। एफएमवी के ऊपर एक नोट है। एफएमवी क्या लिखा था? एज ऑन 31 जैन 2018। तो सुनो, 31 जैन 2018 उस दिन मार्केट वैल्यू भी एक नहीं बहुत सारी हुई होगी। अरे एक दिन के अंदर शेयर्स का मार्केट में भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। तो वी हैव टू सी द हाईएस्ट प्राइस, वी हैव टू सी द हाईएस्ट प्राइस ऑफ दैट शेयर्स ऑन 31 जैन 2018। अरे ये भी गवर्नमेंट ने पब्लिक के फायदे के लिए किया है। और मैंने बोला ना, जैसे ही गवर्नमेंट ने सेक्शन 1038 रिमूव किया तो पुराने इन्वेस्टर लोग बोमा बूम करने लगे। क्या बोमा बूम करने लगे? कि हमने तो इक्विटी शेयर्स ये सोच के खरीदा था कि जब बेचेंगे तब एग्जेम्प्ट होगा, ये तो आपने सडनली टैक्स चालू कर दिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, आपका अभी तक देखो ना, आपका 31 जैन तक जितना भी गेन हुआ है वो एग्जेम्प्ट है, और 31 जैन का भी हाईएस्ट प्राइस। तो ये हाथ देखो ना मेरा, तो बड़ा अमाउंट हो गया ना ये। लॉ ने ऐसे ही तो बोला था कि आपका 31 जैन तक जो भी शेयर्स में अप्रिसिएशन हुआ है उतना माफ कर देंगे, और 31 जैन का भी हाईएस्ट प्राइस, तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट माफ हो रहा है ना। तो ये पब्लिक के फायदे के लिए किया था इन लोग ने। तो इन शॉर्ट एफएमवी के लिए अगर क्वेश्चन में ऐसे 2-3 प्राइस दिया हो ना, तो अपने को 31 जैन का कौन सा प्राइस लेना है? हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस एज ऑन 31 जैन। और बाई चांस 31 जैन को शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं हुआ था ना, तो प्रीसीडिंग डे, एनी प्रीसीडिंग डे जब शेयर्स में ट्रेडिंग हुई होगी। अब 31 जैन को उस शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं हुआ होगा। अरे होता है ना कभी कभी शेयर बाजार में किसी ने उस शेयर्स को खरीद बेच किया ही नहीं था, उस शेयर्स में कोई ट्रेड ही नहीं हुआ था, तो उसका प्राइस ही नहीं आया होगा। तो उसके पहले वाला दिन ले लो, 31 जैन के पहले क्या 30 जैन, उस दिन भी ट्रेड नहीं हुआ तो उसके पहले वाला, मतलब लास्ट जब भी ट्रेड हुआ था ना, वो दिन का हाईएस्ट प्राइस। क्या लिखा पढ़ो। इफ द इक्विटी शेयर्स वर नॉट ट्रेडेड on 31st Jan 2018, then consider highest trading price of the day, और ये डे भी कौन सा? when equity shares were traded, वो भी immediately preceding 31st Jan। 31st Jan के immediately पहले का कोई भी डे जिस दिन ट्रेड हुआ था। अब वो
प्रीवियस डे भी हो सकता है, 2-3 दिन पहले भी हो सकता है। मेन मैंने एक ही चीज को रेड में रखा, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस, बस। ओके, फिर सुनो, ये किसके लिए था? इक्विटी शेयर्स। ये सेंटेंस की शुरुआत देखो क्या थी? अरे पढ़ो ना, सेंटेंस स्टार्ट कैसे हुआ था? फॉर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो। ये इक्विटी शेयर्स के लिए रूल था, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस वाला। और सुनो इधर, तो इधर इक्विटी शेयर्स का यूनिट्स भी तो है, तो यूनिट्स का एफएमवी क्या होगा मालूम है? सेम हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस। लेकिन अगर वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड 31 जैन 2018 के दिन लिस्टेड नहीं था। अरे हम लोग कहाँ आ चुके हैं अभी? 23 में आ चुके हैं ना। और अपने को 31 जैन 18 का एफएमवी चाहिए, तो यूनिट्स के लिए भी रूल वही है। यूनिट्स के लिए भी रूल क्या है? 31 जैन 2018 का हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ही लेना है, सेम रूल है। लेकिन अगर 31 जैन 2018 के दिन अपना यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वाज नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, अरे वो लिस्टेड ही नहीं था उस दिन, तो लिस्टेड नहीं था तो उसका स्टॉक मार्केट में प्राइस नहीं आया होगा ना। तो नेट असेट्स वैल्यू लेना है उसका, एनएवी। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का एनएवी लेंगे। मतलब अगर लिस्टेड था उस दिन, किस दिन? 31 जैन 18 के दिन, तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लेंगे। और अगर वो यूनिट्स लिस्टेड नहीं थे तो नेट असेट्स वैल्यू ले लेंगे। मतलब दोनों में से एक चीज लेना, डिपेंडिंग अपॉन वो यूनिट्स लिस्टेड था कि अनलिस्टेड था। टेल मी, ये पॉइंट इक्विटी शेयर्स भी क्यों नहीं आया था? क्योंकि सी अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया था, इक्विटी शेयर्स के टाइम बोथ टाइम एसटीडी पेड चाहिए। तो बोथ टाइम मतलब सी इस बंदे ने शेयर्स परचेज तो पहले ही किया था ना। अरे ग्रैंडफादरिंग किसके लिए है? जिन लोग ने जैन 18 के पहले शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो जिसने जैन 18 के पहले खरीदा हुआ है और एसटीडी परचेज के टाइम भी पेड चाहिए, और एसटीडी भरा है मतलब लिस्टेड ही था ना वो तो। अरे एसटीडी पहले तो लिस्टेड आइटम्स पे आता है, अनलिस्टेड चीज तो स्टॉक मार्केट में मिलती ही नहीं है, तो एसटीडी भरू भी कैसे? अनलिस्टेड शेयर्स तो ऐसे दोस्त यार से किसी पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन में आता है। तो सी इक्विटी शेयर्स तो दोनों टाइम एसटीडी पेड चाहिए। मतलब मैंने खरीदा वो टाइम भी एसटीडी भरा है, मतलब लिस्टेड ही था। और लिस्टेड ही था तो यही लेंगे ना यार, अनलिस्टेड हो ही नहीं सकता। अगर इक्विटी शेयर्स 31 जैन के टाइम सोच अनलिस्टेड था, मतलब मैंने एसटीडी भरा ही नहीं था, फिर तो वैसे ही अदरवाइज में आ गया ना। अपने ना ये एफएमवी एज ऑन 31 जैन का कॉन्सेप्ट किसके लिए काम आता है? जिन लोग ने शेयर्स जैन 18 के पहले खरीदा था। बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग है ही किसके लिए? फॉर दोज हु परचेज्ड बिफोर 31 जैन 18। और जिन लोग ने 31 जैन 18 के पहले परचेज किया था, और उसमें भी इक्विटी शेयर्स के लिए तो बोलते हैं कि परचेज के टाइम भी एसटीडी पेड चाहिए। तो सोच, परचेज एंड एसटीडी पेड था तो लिस्टेड ही था ना। तो तब लिस्टेड था तो जैन में भी लिस्टेड ही था, और लिस्टेड ही था तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ले लो ना। लेकिन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए मैंने क्या लिखवाया था अभी? एसटीडी सेल के टाइम ही भरा हुआ चाहिए, पहले नहीं भरा था चलेगा। तो पहले नहीं भरा तो शायद यूनिट्स वो अनलिस्टेड भी हो सकता है, और अनलिस्टेड होगा तो उसका 31 जैन को हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस मिल ही नहीं सकता है। अरे हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब स्टॉक मार्केट में उसका हाईएस्ट कितना गया था, किस पीक तक पहुंचा था। लेकिन यूनिट्स मेरा लिस्टेड ही नहीं था, तो उसका शेयर बाजार में हाईएस्ट प्राइस कुछ आया ही नहीं होगा, तो उसका तो नेट असेट्स वैल्यू लेना पड़ेगा। बट हो सकता है यूनिट्स लिस्टेड ही थे वो टाइम, तो ये ले लो। उसी यूनिट्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि यूनिट्स में शर्त ही कैसी थी कि सेल के टाइम एसटीडी भरो बस, बाकी खरीदते टाइम नहीं भरा भरा कुछ भी चलेगा ना। तो अगर हो सकता है यूनिट्स के टाइम ने एसटीडी नहीं भरा था, रीजन था कि वो अनलिस्टेड था वो टाइम, और अनलिस्टेड था तो फिर 31 जैन का हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस मिलना पॉसिबल नहीं है। देन वी हैव टू टेक एनएवी।
तो ये अपना फाइनली शेयर्स एंड सिक्योरिटी का खत्म हुआ।